about unemployment, marginalization, caste, urbanization, ghettoization, and so on. So now I will invite Mr. Sumit Chauhan to come and speak amongst us. Thank you for the introduction and thank you for inviting me. जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय जोहार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग मज़े में हैं, खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया। और जेएनयू, क्योंकि हम लोग आईएमसी से हैं, मैं और मीना, हम लोगों ने यहीं गलियों में जेएनयू में अपना पूरा आईएमसी का वक्त गुजारा है, तो इट फील्स लाइक होम। हमने यहीं के बहुत सारी बार मेस में दोस्तों के साथ खाना खाया है और यहीं पे घूमते हुए अपने आप को एक पत्रकारिता के जो सबक यहाँ सीख सकते थे वो सीखने की कोशिश की है। तो वी फील लाइक होम। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो डिलाइटेड टू बी हियर। और यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम, बाबसा, आप सबका बहुत शुक्रिया। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलवेज बीन क्लोज टू मी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लोग हैं उनका अपना मंच, अपना संगठन उनसे बेहतर और कोई नहीं चला सकता। हमें किसी दूसरे संगठन या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से काम करते हुए बहुत सारा वक्त हमने गुजार लिया, लेकिन जब से बाबसा जेएनयू में आया है तो मुझे लगता है कि फूले अम्बेडकरी बिरसा वाला जो वैचारिकी है, जो आंदोलन है, वो और मजबूत हुआ है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन और आप सब लोग हमेशा मेरे बहुत क्लोज रहे हैं। मैं हमेशा आप लोगों को फॉलो करता रहा हूँ, एक्टिविटीज को हम लोग लगातार कवर करते रहे हैं। चूंकि विषय है भारत की मीडिया और बहुजन दलित मीडिया के पर्सपेक्टिव से संबंधित, तो आई वुड जस्ट शेयर समथिंग अबाउट माय ओन एक्सपीरियंसेस and how the Ambedkarite media is rising and growing and speaking against the injustice what is happening around us. तो बहुत बार जैसे हम लोगों से ये सवाल पूछा जाता है, खासकर जो विदेशी पत्रकार होते हैं, they do call us and they ask how this Dalit Bahujan media is growing nowadays and how you guys are fighting against what is happening around. तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं या मीना या मेरे जैसे हमारे जैसे साथी जो हैं, ओके तो मैं उनको बताता हूँ ये बात कि ये कोई नई चीज नहीं है कि मैं या मीना जैसे जो हमारे साथी हैं वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो कोई नई चीज नहीं है। बिकॉज हमारे पास एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन है, एक बहुत बड़ी लेगेसी है जो ये जर्नलिज्म लगातार करती हुई आ रही है। क्योंकि जर्नलिज्म का एक साधारण सी परिभाषा है कि आपको सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है, और आपको सवाल उठाना है जो वर्तमान दौर में आप हैं वहां अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हुक्मरान जो है वो गलत काम कर रहे हैं, then you just need to raise a question mark. This is what the media is, this is what the journalism is actually. और इस परिभाषा के कंटेक्स्ट में जब मैं अपने पुरखों की पीढ़ी को देखता हूँ, अपने लोगों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास पत्रकारिता की बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी पूंजी है। जो हमारे पुरखे यही काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो सवाल ही तो उठा रहे थे। They were just raising a question mark that how the Brahmanism, how the hegemonic culture is going on, how these people are, हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। तो वो उसी पर सवाल उठा रहे थे। और इसी कड़ी में मैं देखता हूँ तो महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, वो दीन बंधु नाम से उनके साथी पांडुरंग भालेकर के साथ मिलकर अखबार निकालते हैं 1873 में, और वो काम करते हैं अपने मिशन सत्यशोधक समाज का, उसको प्रचार प्रसारित करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रपिता फूले कर रहे हैं। तो उनके जीवन का एक पत्रकारीय पहलू भी मैं देखता हूँ कि ही इज वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट, और उनका जो काम है वो एक जर्नलिस्ट की तरह मुझे प्रेरित करता है। वहीं फिर आप आगे बढ़ते हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हैं, वो 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम से अपना अखबार निकालते हैं, पीरियडिकल निकालते हैं, और उसके बाद समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत करके लगातार वो अम्बेडकरी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाते हैं। और I'm so sorry. Sneha, can you take the call? My driver is back. I'm sorry. आपके यहाँ पे एंट्री नहीं होने दे रही तो थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, मैं भी किसी तरह आ पाया हूँ। तो
मैं जब देखता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं दैट उन्होंने बहुत सारा काम किया, संविधान बनाया, वो एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने में बहुत की रोल निभाया। बट उनकी जिंदगी का जो पत्रकारीय पहलू है, जो जर्नलिस्ट की तरह उनकी पूरा काम है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि 36 years of his life he was working as a journalist. He established 5 newspapers, was continuously writing against the casteist attitude of the nation that time, and he was questioning all the time कि हम लोगों को अपनी बात खुद कहनी है, क्योंकि उस समय का मीडिया भी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक पत्रकार के तौर पे, एक संपादक के तौर पे मुझे प्रेरित करते हैं, मुझे सिखाते हैं। तो हमारे पास ये विरासत आज की नहीं है, एक लंबी विरासत है। इनके अलावा आप देखेंगे तो ये रिश्ता जो है ये बुद्ध तक जाता है। आप बुद्ध की तरफ जाएंगे तो बुद्ध भी यही कह रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में जो भी चीजें हो रही हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसको ऊंचा मान लिया गया है, कोई व्यक्ति जो है वो गुलामी में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति को उसके बुनियादी अधिकारों से आपने वंचित कर दिया है, तो वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो पाखंडवाद के खिलाफ, वो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कहते हैं यू नीड टू बी योर ओन लाइट, यू डोंट नीड टू लुक एट एनीवेयर फॉर लाइट, लाइट इज विद इन यू, यू जस्ट लुक एट दैट। वो कह रहे हैं आपको अपनी लाइट खुद बननी है, आत्मदीपो भवः। मेरे लिए वो भी पत्रकार की भूमिका में है, जो मुझे सिखाते हैं कि आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है, अपने हिस्से का काम खुद करना है। आगे बढ़ेंगे, संत रविदास की तरफ आइए, कबीर की तरफ आइए। मेरे लिए वो भी एक पत्रकार की भूमिका में है, क्योंकि मैं मीडिया से आता हूं तो मैं उसी नजर से इन लोगों को देखता हूं। संत रविदास जो है वो आवाज उठाते हैं, लिखते हैं, जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब तक जाति में जात। वो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं रैदास जन्म के कारण है, होए ना कोई नीच। वो सवाल उठा के कहते हैं जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता। हर व्यक्ति इस दुनिया में बुनियादी मूल्यों के साथ, बुनियादी अधिकारों के साथ पैदा हुआ है। और वो जो शख्स हैं हमारे संत गुरु रविदास, वो भी मुझे उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। उस समय की जो माहौल था, जो सत्ता हुक्मरान थे, उनसे वो सवाल उठाते हैं, वो पूछते हैं कि ये कैसा निजाम है, ये सब कैसे बदस्तूर जारी है, ये अन्याय, ये शोषण कैसे चल रहा है। कबीर की तरफ आइए, कबीर भी यही कह रहे हैं। कबीर में भी मुझे पत्रकारीय पहलू नजर आता है। वर्तमान में सवाल उठाते हैं अपने दौर का, और ये वो दौर है जब हाथियों के पैरों से कुचल दिया जाता है, जब नदियों में डुबो के मार दिया जाता है, जब गले काट दिए जाते हैं। तो आज के दौर पे जब मैं और मीना जैसे साथी लिखने बोलने में थोड़े असहज होते हैं, थोड़ी सी इनसिक्योर फील करते हैं, तो हम उनकी तरफ देखते हैं कि ये लिखने बोलने और अन्याय के खिलाफ थोड़ी सी भूमिका निभाने के लिए कभी भी कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी। कभी कोई ऐसा समय नहीं रहा कि सब कुछ ऐसा समय था कि अब आप जाके विरोध कीजिए। हमेशा इसी तरह का माहौल रहा, हमेशा ऐसे ही दमन हुआ, हमेशा ऐसे ही हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया। लेकिन हमारे लोग लगातार बोलते लिखते रहे, वो लगातार अपने हिस्से की बात करते रहे। तो कबीर मुझे एक पत्रकार की तरह प्रेरित करते हैं और सिखाते हैं कि आप उस मानसिकता को चैलेंज कीजिए जो हेजेमनी, अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल डोमिनेटेड हेजेमनी है, जो अपना जो आदर्श है वो नारद मुनि को मानती है। हम जर्नलिज्म के स्कूलों में पढ़े हैं तो हमको सिखाया जाता है कि जो नारद मुनि है, he was the first journalist, first reporter, because he used to transfer the information from one place to another place. सूचनाओं को इधर से उधर ले जाते थे। तो वो उनके नाम पे जो है भारत में बाकायदा अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, जर्नलिस्ट को अवार्ड दिए जाते हैं, उनको जर्नलिज्म के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो जब उनके लिए एक पत्रकार अगर नारद मुनि है, तो मेरे लिए पत्रकार मेरे बुद्ध, रैदास, कबीर, नानक, ये सब लोग, बाबा साहेब, महात्मा फुले, पेरियार, कांशीराम साहब, ये मेरे लिए पत्रकार की भूमिका में है। आप देखेंगे तो ये विरासत लंबी चल रही है, ये सैकड़ों हजारों साल से विरासत चल रही है। महात्मा फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार साहब अपने खुद की पत्रिकाएं निकालते हैं, चैलेंज करते हैं, ब्लैक इज ब्यूटीफुल का नारा देते हैं और ब्राह्मणिज्म को सीधे टक्कर देते हैं, भिड़ जाते हैं। और जर्नलिज्म का उनका जो पूरा का पूरा आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा, वो तेवर नजर आएगी, वो नजर दिखेगी आपको, वो सीधा टक्कर लेने की हिम्मत आपको नजर आएगी। मान्यवर कांशीराम साहब पे आइए, बहुजन संगठक डिप्रेस क्लासेस नाम से अपने अखबार निकालते हैं और लगातार जर्नलिज्म के जरिए वो काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अपना मीडिया होना बहुत जरूरी है। 1945 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया, वहां पर भी बाबा साहब ये कहते हैं
वंचितों का अपना मीडिया होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि विचार जो हैं वो व्यक्ति की तरह नश्वर होते हैं, अगर उसको खाद पानी नहीं दिया, उसका प्रचार प्रसार आपने नहीं किया तो विचार भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए विचारों का, मिशन का, सोच का, वैचारिकी का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? मीडिया। हमारे तमाम लोग, हमारे वैचारिकी के लोग, वो लगातार ये काम करते रहे, एक लंबी विरासत हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं और उसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का जो मीडिया है, उस मीडिया में हम लोग काम करके आए हैं। यही आईएमसी में क्लासेस होती थी तो बड़ा जोश होता था कि भारत के मीडिया में जाएंगे ना, विल डू समथिंग फॉर द नेशन, विल डू समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी बिकॉज मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एटलीस्ट वो किताबों में तो था, किताबों में तो दिखाते थे फोर्थ पिलर है। और फिर दिलीप मंडल साहब उसको कहते हैं नहीं, चौथा खंबा नहीं है, पूरा नाम है चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड। और उसका काम क्या है? प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन इट्स अ कंपनी, एंड कंपनी का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट। So they are into news of business. They have nothing to do with the welfare of society. They have nothing to do with the constitution, the institution, and the democracy of the nation. The only motive is just to gain profit, and they are working day and night just for profit because all of the owners, managing editors, and those who are shift in charge, and those who are taking decisions, the key role positions, they are occupied them only. There is a report, Oxfam News Laundry report. It says that out of 121 key positions of all the newsrooms in India, there are around 106 positions which are, only belong to two communities, Baniya and Brahmins. So they are holding every position over there. And we have been experiencing it throughout our career. जब हम लोगों ने ज्वाइन किया जर्नलिज्म तो लगता था कि अरे कुछ तो काम कर लेंगे वहां जाके। अभी तो मतलब बाहर से दिखता है जैसी दुनिया जर्नलिज्म की। आप लोग तो बिकॉज मीडिया लिटरेसी में बहुत अव्वल लोग हैं, जेन्युइन तो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं यहाँ के। लेकिन आम लेवल नोशन यही है कि मीडिया इज समथिंग रियली ग्रेट। देखो कैसे सवाल पूछ लेते हैं, कैसे भिड़ जाते हैं सत्ता से। वो नजरिया हम भी लेके गए थे। थोड़े जवान भी थे, हालांकि अभी भी हैं, बाल बचे नहीं हैं लेकिन थोड़े से जवान हैं अभी भी। तो सपना टूट गया, सपने थे, बहुत कुछ सोच के गए थे कि काम करेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि हम लोग दलित हैं तो वो दलितों के लिए ही सारा काम हम वहाँ करने गए, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दलित हैं तो दलितों के लिए वहाँ सारा काम करने गए हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल यू हैव टू डिलीवर योर obligations, which is your professional duties. तो आपको जो भी चीजें करनी होती हैं, you have to do it perfect. तो हमारे पास प्रोफेशनली काम करने का भी एक मौका था। हमें लगा था कि हम बहुत प्रोफेशनली वो काम करने वाले हैं। और उसमें भी बहुत सारी मतलब कहें कि एकदम असंतुष्टि हुई, बहुत परेशानी हुई कि आप अपना बहुजन समाज, दलित समाज के दुख तकलीफ के बारे में बात करना तो दूर की बात है, ये जो काम आपको एक्चुअली करना चाहिए, कोई घोटाला हो गया उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, कोई फैक्ट चेक कीजिए, कोई एजेंडा चल रहा है उसको बस्ट कीजिए, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, यू नीड टू रिपोर्ट, यू नीड टू हैव फैक्ट्स, यू नीड टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। आप सवाल ही तो उठाएंगे। यही तो हमें आईएमसी में सिखाया गया, वहीं पे जहाँ सरस्वती की मूर्ति है वहीं से हमने सीखा जर्नलिज्म, जो भी सीखा, बट ये तो सिखाया कि सवाल उठाइए, सवाल उठाना तो सिखाया, बट वो भी नहीं हो रहा था। बल्कि वो दौर था जब 2014 में नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में आए, उसके बाद से भारतीय मीडिया का क्या हाल है वो बताने की जरूरत नहीं है। उस पर हम अपनी एनर्जी और समय नष्ट नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों से बेहतर मीडिया को कोई नहीं जानता। जितना अच्छा जेएनयू के लोग जानते हैं उतना कोई अच्छे से मीडिया को नहीं जानता। तो हमें लगा कि भाई प्रोफेशनली भी बहुत कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम अपने समाज से जुड़े हुए मसलों को वहाँ पे रखना चाहें, हम उनको बताना चाहें कि ये जो खबरें हैं ये जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसे तबके को, एक मार्जिनलाइज सेक्शन को सीधे सीधे उससे जुड़ी हुई है, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है ऊना कांड हुआ था गुजरात में, some of the Dalit boys were beaten badly, brutally they were beaten, just allegedly they were skinning a cow and they were paraded naked, paraded and beaten badly in front of everybody. So the visual which came to me, it was very shocking because I belong to that community. My father, my grandfather, they used to make juta chappals from the chamadis and all that. So I can directly belong to that, the pain, which is because I belong to that community. So I went to my senior and I asked them that, we should do a story on this Pune Kand. This is really brutal. This is so shocking. People are, you guys are talking about that we are reaching out to Mars, we are reaching out to Moon, we are going to make a colony in next couple of years, and in 21st century, your fellow citizens are being treated like this.
So I went to him, to my editor also, that we should cover this story, and they said no. हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के टारगेट को हम लोग ऑडियंस को अपना कंटेंट देते हैं, और वो जब कॉफी का मग लेके, चाय का मग लेके अपनी स्क्रीन के सामने बैठेगा तो ऐसी तस्वीर देख के परेशान हो जाएगा, तो वो देखना नहीं चाहते लोग. These were the words of my seniors and editor. तो वो देखना नहीं चाहते, उसको ये विजुअल दिखाने लायक नहीं है, और उन्होंने उस स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया. मेरे को पता है वो कितनी अहमियत वाली चीज है, हमारे लोगों के साथ ये एट्रोसिटीज कितनी ज्यादा हो रही हैं, और आए दिन इस तरह के विजुअल्स आते हैं. मैं थोड़ा परेशान हुआ कि देखो ये इतनी इम्पोर्टेंट सेंसिटिव स्टोरी है, इसको भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा परेशान हुआ. कैंटीन चला गया मैं, कैंटीन में जाके मैं बैठ गया, क्योंकि सिगरेट पीता नहीं, तो मैंने कहा चाय पी के थोड़ी टेंशन को हटा दें, परेशान हो जाते हैं. Will keep doing like this? Do I need to have a distance? Okay. So I went to canteen and I was just having my tea. Some of my teammates were there. One of my senior was also there. उन्होंने मुझसे पूछा देख के मेरा चेहरा कि तुम परेशान क्यों हो, क्या हो गया. एंड मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ अभी भी ऐसा हुआ, जस्ट केम आउट फ्रॉम माय एडिटर्स रूम में, ये सब हुआ. उन्होंने इसको मना कर दिया. ये स्टोरी बहुत जरूरी मुझे लगी थी कि इस पे किया जाना चाहिए था. वी शुड हैव अ स्टोरी ऑन दिस. वन ऑफ माय सीनियर सेड कि these are shocking words, but I need to tell you because you should understand how the Indian media is working, how people in Indian newsrooms are working. उन्होंने कहा कि कुत्तों को, दलितों को घी हजम नहीं होता, और जिस तरह से कुत्तों को आप घी खिलाएंगे उनको हजम नहीं होगा, उनको सिर पे बिठाएंगे तो वो काट लेंगे, इसी तरह इनको लात मार के रखना पड़ेगा वरना ये सिर पे बैठ जाएंगे. These were the words of one of my senior who was working in Indian newsroom. वो मुझसे काफी सीनियर 15-20 साल पहले काम कर रहे थे. हमारे जैसे जो नए लोग गए हैं कुछ तमन्नाओं के साथ में, कुछ सपनों के साथ में, कुछ प्रोफेशनल अपने करियर में हासिल करने के लिहाज से, उसको परेशान करने, उसको डीमोटिवेट करने. मीना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मीडिया किस तरह से काम करता है, और जो मेन स्ट्रीम यू गाइस says mainstream, we say it's mono-stream. They are mono-stream media, they are not mainstream media. So, it's a bug. Okay. सब परेशान करने के लिए आ गए ये साजिश है किसी की. तो वो इस तरह से करते हैं कि परेशान आपको करें, आपको डीमोटिवेट कर दें कि आप जो है कोई काम ना कर सके. These guys were aware about my caste identity. ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरा चौहान सरनेम देख के ये सोचा कि this guy belongs to upper caste. Because I used to write on Facebook, I used to write on my social media handle about caste issues. I used to raise every story idea which is related to caste atrocities or the marginalized section. They were aware because I was continuously talking about caste and the reservation and different issues which are directly or indirectly related to us. मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहन के न्यूज रूम में जाता था, और मुझे लगता है ऐसा करने वाला भी मैं भारत का पहला व्यक्ति था, कोई तो गया नहीं होगा वहाँ पे. तो उनको मेरी जाति का भी पता था, उनको मालूम था कि मैं कौन हूँ, लेकिन जानबूझ के परेशान करना, घेर लेना, वहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, इट्स लाइक ए कास्ट क्लब. आप लोगों को भी यहाँ पे अनुभव होता होगा कि यहाँ पे कुछ कास्ट क्लब हैं जो खुद प्रिविलेज हैं, कास्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे, उनका वाइवा में अच्छे नंबर मिल जाएंगे. आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं. सरनेम देख के उनकी एंट्री हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, उनको कम ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उनको ज्यादा परेशानी ना हो, जल्दी वो रिलीव हो जाए ड्यूटी से और घर चले जाएं. बट हमें कुछ ऐसा काम दे दिया जाए कि हम लोग बैठे रहें. तो इस तरह की एक्टिविटीज लगातार वहाँ पर होती रहती है. मैंने एबीपी न्यूज में काम किया, मैंने जी न्यूज में काम किया, मैंने इंडिया न्यूज में काम किया, फिर मैंने न्यूज नेशन में काम किया. मुझे इन चारों न्यूज रूम्स में मेरे पूरे करियर के दौरान मुझे कोई सिंगल दलित बहुजन बैकग्राउंड से जर्नलिस्ट नहीं मिला. मैं किसी दलित बहुजन जर्नलिस्ट एंकर को इन न्यूज रूम्स में नहीं मिला जो हमारे समाज से आता हो. ये मेरे लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उसका दलित होने से मुझे कुछ फायदा हो जाता, नहीं. वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, वी टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन. भारत का न्यूज रूम कैसे स्ट्रक्चर एक पूरा गुथा हुआ है, अपर कास्ट अपर क्लास मेल डोमिनेटेड सेंट्रिक न्यूज रूम्स हैं, उससे देख के हमको लगता है कि देखिए हमारे लोग तो पहुंचे ही नहीं हैं. हमारे जो लोग हैं वो
12वीं के बाद अगर फिजिक ठीक है तो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और कांस्टेबल और सेना की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलर्स बन रहे हैं, व्हिच इज रियली ए ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। बट मीडिया जैसे संस्थान, प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनीज, वहाँ हमारे लोग तो हैं, वहाँ हमारे लोग पहुँचे ही नहीं, उनकी एंट्री ही नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि दलित अब पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपके बगल में जर्नलिज्म का स्कूल है, which is the premier institution of mass communication here, at least as per they says, क्या है वो तो हम लोग जानते हैं। बट लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, वहाँ ओबीसी एसटी क्लासेस से लोग आ रहे हैं। और भी कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या राज्यों की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर रिजर्वेशन अप्लाई है और कई लोग वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जर्नलिज्म में अभी एंट्री नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारी क्लास में भी बहुत सारे लोग मीना की क्लास में जो रहे होंगे जो अपने दलित बहुजन बैकग्राउंड से आते थे, बट अभी आप देखेंगे तो वो या तो अपनी जाति छुपा के काम कर रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग जर्नलिज्म ऑन फेसबुक बिकॉज़ दैट कैन इम्पैक्ट देयर एंटायर करियर, उनको बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। तो वो जयंती पे भी बाबा साहब की दे विल नॉट राइट अ सिंगल वर्ड, तो वो अपना बेचारे जाति छुपा के, एंड मुझे उसमें उनकी कोई कमी नजर नहीं आती, बिकॉज we don't have somebody to protect us in these news organizations. We are not the member of the privileged caste clubs. तो हमें शायद अपने करियर और अपनी obligations की वजह से वो जाति को छुपाना भी पड़ता है, और विक्टिम अपने को सेव करने के लिए कुछ भी करे वो सब जायज है। वो जो भी विक्टिम अपने आप को बचाने के लिए उस क्रूअल सिस्टम में बने रहने के लिए, काम करने के लिए करता रहता है, तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता। हम उसको ब्लेम उस चीज के लिए नहीं करते, क्योंकि करने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को चला रहा है। भारत के न्यूज रूम्स हाईली कास्टिस्ट हैं, बहुत ही फ्यूडल, एंटी विमेन, एंटी दलित सेंट्रिक पूरे के पूरे न्यूज रूम्स हैं। और वहाँ पूरी आप एडिटोरियल पॉलिसीज देखेंगे, न्यूज कवरेज देखेंगे, जो तमाशा आप लोग देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग टीवी नहीं देखते होंगे, लेकिन अगर जो देखते हैं वो देखना छोड़ दीजिए। मैंने इतने साल काम किया, अलग अलग चैनलों में काम किया, ठीक ठाक पैसे भी कमाए, लेकिन मेरे घर में अभी भी टीवी नहीं है। वी डोंट हैव अ टीवी सेटअप, हम देखते ही नहीं टीवी। बट सूचनाओं के लिए आप अपडेटेड रहते हैं, यू हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ, सो यू आर नॉट जस्ट dependent on the TV or the traditional media, how these media organizations are working and passing the information to you, but you get all the information what is happening around you just get everything, वो मिल जाता है आपको। आज तो आपकी डिपेंडेंसी उस पर रही नहीं है। तो stop watching this shitty idiot box और अखबार मैगजीन इस तरह की फालतू पढ़ना भी बंद कर दीजिए, बिकॉज यू आर पेइंग योर मनी, यू आर पेइंग योर टाइम, राइट? यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स और टीवी सेटअप बॉक्स। नाउ इट इज डिजिटलाइज्ड एरा, सो यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर एवरी चैनल। सेटअप बॉक्स आ गया है, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, सब चीजों के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो सेव योर मनी, सेव योर टाइम। उससे ज्यादा समझदार आप लोग हैं, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। भारत के जो दिखने वाले चेहरे हैं, पत्रकारिता के जो चेहरे हैं, जो लोग वहाँ बैठ के लोगों को लगता है कि ये बहुत पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, वो बहुत ही इडियट लोग हैं, बहुत ही बेवकूफ लोग हैं। वन ऑफ माय को एंकर इन एबीपी न्यूज, उस समय आप लोगों को याद होगा, बॉम्बे में कोई एक इंडिया साइंस कांग्रेस करके कुछ हुआ था, जिसमें मोदी जी ने बोल दिया था कि गणेश की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, तो बहुत सारे जो चैनल के लोग, वो पैनल के लोग जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। इट वाज अ बिग न्यूज। तो उसमें उन्होंने वो खबर पढ़ी और वो आके मुझसे कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बिलोंग्स टू बीजेपी, वो कांग्रेस के कार्यक्रम में क्यों गए थे? वो कांग्रेस के कार्यक्रम में क्यों गए थे? तो ये स्टैंडर्ड है वहाँ के लोगों का, जो वहाँ पे बैठते हैं, जो वॉशरूम में मूतते हुए कान पे जनेऊ चढ़ाते हैं और यहाँ से रजनीगंधा की धार रहती है। वो इडियट लोग वहाँ पर बैठ के आपके जहन में जहर भरते हैं, बकवास भरते हैं, बिल्कुल टैलेंट नहीं है, मेरिट की बात करते हैं। हम वहाँ रह के काम करके आए हैं, हमको मालूम है कि मेरिट कितनी है। हम पे ये प्रेशर रहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिए, टिकट टॉप बॉटम में आपने कोई स्पेलिंग एरर कर दिया, ये रिजर्वेशन वाले हैं, दे डोंट हैव मेरिट, दे आर हियर जस्ट बिकॉज़ ऑफ रिजर्वेशन, और इनको तो कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन उनका जब काम आप देखेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे और मन करेगा कि इनको भगा दें यहाँ से, अगर हमारा होता। इतने इडियट वाहियात लोग भारत के न्यूज रूम्स में, एकदम कहें कि मूर्ख लोग, अगर आप उनको सामान्य तौर पे कहीं मिलेंगे तो आपको गुस्सा आएगा कि ऐसे लोगों को पत्रकार कहा जा रहा है हमारे देश में, और ऐसे लोगों को जर्नलिस्ट के नाते देश के घरों तक वो बात पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जो बहुत ही मूर्ख है, जो बहुत ही
बकवास कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही जहरीला कंटेंट बनाते हैं, और वो सब के सब कौन बना रहे हैं? एटलीस्ट मुझे इस मामले में थोड़ी सी खुशी होती है कि इस देश को इस हालत में पहुंचाने के लिए कम से कम हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट स्प्रेडिंग द हेट, दे आर नॉट डूइंग इट, वो पोजीशंस में है ही नहीं, हमारे वहां पे लोग हैं नहीं, तो जितना गड़बड़ हो रही है, these guys are only responsible. Our people are just fighting against the propaganda. They are contributing their whatever they can. तो वो हमारे लोगों के ऊपर तो कम से कम वो जिम्मेदारी नहीं है भारत के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में। एक बात और मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग खासकर ट्रेडिशनल मीडिया जिसमें रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं और जो टीवी चैनल्स हैं, इसको लेके हम बहुत क्रिटिकल रहते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि तमाशा हो रहा है, बट अभी कुछ new media, we call it new media in the language of mass communication, which is the digital publications, तो उसके बारे में बड़ी बड़ी तारीफ सी कभी-कभी हम लोग भी करते हैं कि there are progressive people, there are liberal people, those who are running these organizations. तो मैं उनको लेके भी जरूर क्रिटिकल रहता हूँ कि आप, बल्कि मुझे तो बहुत बार ऐसा सुनने को भी मिलता है कि कुछ लोग कह देते हैं कि भारत में 2-3 दलित पत्रकार अच्छे हैं, आप और रवीश कुमार। मैं कहता हूं कि भाई साहब, पूरा नाम है रवीश कुमार पांडे, पूरा नाम उनका रवीश कुमार पांडे लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पे कौन बोल के अवार्ड ले रहा है, आपके नाम पे किताबें लिख के कौन पब्लिसिटी ले रहा है, आपकी कहानियां बता के कौन अवार्ड ले रहा है, बट आपको आपके बराबर की चेयर पर बैठ के काम करने नहीं दे रहा। वी शुड हैव ए क्वेश्चन कि हमारे लोग आपके न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों नहीं है? जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्या आपने हमारी कम्युनिटी के लोगों को मानवप्रिय दी है, या सिर्फ आप क्लिक बेट के लिए, बिकॉज दलित्स आर यूजिंग मोबाइल, दे आर कमिंग एवरीडे, दे आर क्रिएटिंग देयर ट्विटर अकाउंट, देयर फेसबुक अकाउंट, दे आर ऑन इंस्टाग्राम, दे आर huge in huge numbers on social media, so there are great numbers of audiences who are watching, reading, and talking about your content. So you sometimes you just cover the news which are related to especially the caste atrocities or the rapes and murders of Dalits. You cover those news and you get lots of clickbaits. उस पर बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे लोगों को तो जब तक पुण्य प्रसून वाजपेयी ये ना कहे कि बीएसपी जीतेगी, तब तक वो मानेंगे ही नहीं कि बीएसपी जीतेगी। सुमित चौहान, मीना कोटवाल या अशोक दास तो पैदाइशी दलित हैं, they are born to serve the Dalit leadership and anybody else, तो उनका तो काम ही यही है, उनको तो यही काम ही करना है, तो उनका करने का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं। इट हैज टू कम आउट फ्रॉम दी अपर कास्ट पीपल। उसमें अविशाल शर्मा जब बोलेंगे, साक्षी जोशी जब बोलेंगी, है ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी जब बोलेंगे, अजीत अंजुम जब बोलेंगे, रवीश कुमार पांडे जब बोलेंगे, संकेत उपाध्याय जब बोलेंगे, तो वो कोई बात हमारी बोलेंगी तो हमारा समाज उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली लेता है, और जो सम्मान उनको मिलता है, शायद मैं और मीना अभी भी लड़ रहे हैं उस चीज से, हम लोगों को गालियां मिलती है, ऑनलाइन ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है अपने लोगों से ही। तो हमारे लोगों को भी ये समझना होगा कि आपको अगर अपना मीडिया बनाना है तो आपको अपने मीडिया को सम्मान भी देना होगा, उसको आपको आगे भी बढ़ाना होगा। हमारे जो भी ये ट्रेडिशनल के मुकाबले जो न्यू मीडिया आया है, मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आप क्या हमारे मसलों पे कोई स्पेशल कैंपेन करते हैं? अगर आप उनकी कवरेज को पूरा आप देखें तो वो एट्रोसिटी के अलावा कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलाते कि दलित राइट्स के ऊपर वो काम करें, आदिवासी राइट्स के ऊपर काम करें, या जो एट्रोसिटीज हमारे साथ अलग अलग इलाकों में हो रही है उस पर वो अच्छी रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री रिपोर्टिंग करें। वैसा कुछ नहीं होता। कास्ट सेंसस को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ओबीसी रिजर्वेशन इन नीट को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके आप कवरेज देखेंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा, उसमें कोई स्पेशल कैंपेन नहीं दिखेगा, और उस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, उस पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, एडिटोरियल छाप रहे हैं, और उस पर हम जितनी मेहनत से काम करते हैं वो मुझे इन न्यू मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं दिखता है। तो वो चलाने वाले जो लोग हैं, हमारे गांव में कहते हैं, मैं हरियाणा से आता हूँ, कि जब बुढ़ापा हो जाए तो जाकर सत्संग करना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, है ना, दे टॉक अबाउट इट। तो मैं इन न्यू मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे देखता हूँ? दे आर जस्ट एंजॉयिंग देयर रिटायरमेंट्स। They have been into top positions in different news organizations, बहुत सारा पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया। अब बुढ़ापे में सत्संग करना था, बुढ़ापे में सत्संग करना था, तो को तो ऐसे चाहिए ना, क्या बोलेंगे किसको? कौन है सुमित चौहान? सुमित चौहान इज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द शूद्रा मीडिया, द ग्रेटेस्ट मीडिया, तो नीड टू हैव समथिंग। तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे पोर्टल्स खोल के 2-4 लोगों को रख लिया, क्योंकि बहुत सारी इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो फंड करते हैं,
और बहुत लंबा चौड़ा फंड होता है, ऐसा नहीं है कि वो 10,000 5,000 होता है। 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ और 20 करोड़ 50 करोड़ तक का फंड्स आसानी से मीडिया आउटलेट्स को मिल जाता है, बट शर्त वही है कि वो चलाने वाले सवाल हों और वो लोग हों जिनका नाम दुनिया जानती है, हमें नहीं मिलेगा। तो वो लोग दरअसल अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ से फंड्स भी लेते हैं, डोनेशंस भी लेते हैं, दे आर जस्ट एंजॉयिंग इन प्रिविलेज, वो बहुत मजे से रह रहे हैं। तो उनसे भी बहुत उम्मीदें पालने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत कुछ शानदार ऐसा कोई काम कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द कंटेंट, द न्यूज रिपोर्टिंग व्हाट दे आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि देयर आर 2 थिंग्स, वन इज द प्रो मोदी, वन इज द एंटी मोदी। तो जो एंटी मोदी खबरें चला रहा है वो अच्छा आदमी, इफ यू नॉट मोदी सपोर्टर है तो आपको लगता है कि हाँ वो अरे देखिए सवाल कर रहे हैं, बट जब आप कवरेज अपने मसलों पर आते हैं, जब मुद्दों की बात आप करते हैं, तो आपको ये साफ दिखाई दे जाता है कि वो और बाकी के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उनका न्यूज स्ट्रक्चर वैसा ही है, पूरी की पूरी जमात वहाँ जो बैठने वाले लोग हैं वो सारे, चाहे द वायर हो, द पॉइंट हो, ललन चौक हो, न्यूज क्लिक हो, एवरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दे आर लेस रिप्रेजेंटेशन, बहुत नॉमिनल आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वहां पर, और उसको चलाने वाले, उसको काम करने वाले लोग भी वही हैं। तो हमें उनसे भी थोड़ा सा अलग जरूर रहना चाहिए। वी शुड हैव सम मीडिया लिटरेसी कि हम ब्लाइंड फेथ ना करें, किसी के लिए तालियां बजाने से पहले देख लें कि वो आदमी क्या वाकई हमारे लिए काम कर रहा है और क्या सिर्फ तालियां बजवाने के लिए काम कर रहा है। तो वी हैव टू कीप इन माइंड। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं, डॉक्टर रतनलाल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो एक बात कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो जब एक दूसरे की फेसबुक पोस्ट को या ट्विटर पोस्ट को ऐसे देखते हैं तो दोनों हाथ पीछे कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहीं गलती से लाइक ना हो जाए, तो they keep themselves away from everything। अब दूसरी तरफ आप देखिए, एक व्यक्ति ने कोई किताब लिखी, दूसरा व्यक्ति उसकी व्याख्या करके उस पर रिव्यू लिख देगा, तीसरा व्यक्ति उसको अपने चैनल में बुला के पैनल में डिस्कशन करा लेगा, 5वां आदमी उसके बाद चौथा आदमी फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह लिख देगा, और एक हफ्ते में वो आदमी हीरो बन जाएगा जिसने जो भी काम किया है। तो वो अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं आगे, वो उनको स्टार बना रहे हैं, और हमारे आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मीना कैसे अच्छा काम कर लेगी, सुमित कैसे अच्छा काम कर लेगा, ये मीना मेरे साथ काम करती थी पहले, अभी अपना काम कर रही है, बट वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर। वी नीड मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन लाइक मूक नायक, द शूद्रा, द न्यूज वीक एंड सो मेनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि द शूद्रा को बंद हो गया तो मूक नायक तो काम करेगा, मूक नायक बंद हो गया तो हम कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खोल लेंगे। तो हमें लगातार अपने एक दूसरे के समर्थन में काम करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को कंपटीशन में या जेलसी में देखने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू हैव अ सपोर्ट ग्रुप, एटलीस्ट हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और एक दूसरे को काम की मदद कर सकें, बिकॉज वी डू नॉट हैव फंड्स टू हैव नंबर्स ऑफ पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। But if I'm visiting a place somewhere, I can share story with Meena, Meena can share story with me, I can share content of the pictures of the video material with other YouTube or media organizations of my community, so that they can also have a story, they can also cover that same issue, and they can also behave like a pressure group, because social media से हमको एक थोड़ा सा privilege तो मिला है, कब बंद कर देंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक हमें काम करना है। लेकिन इसमें मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब अम्बेडकर जर्नलिज्म की बात करते हैं, उस लेगेसी की बात करते हैं जो मैंने बुद्ध, रैदास, कबीर और मानवत पेरियार साहब से लेके और सब लोगों से मैंने उसको जोड़ा है, तो उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो विरासत थी पत्रकारिता की, उसमें हमें एकदम करेक्ट होना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी, हमें फैक्ट चेक अच्छे से करना है, हमें कंटेंट क्वालिटी का ध्यान रखना है, हमें अपने प्रोडक्शन का ध्यान रखना है, हमें अपनी एडिटोरियल लाइन का ध्यान रखना है। हमने भी ये लिख दिया कि मोदी को संसद में नंगा कर दिया, वी गेट लॉट ऑफ क्लिक्स। So you have to take care about the editorial policies also. You need to take care about the legacy which you are talking about, the Ambedkar journalism, because you are a representative of that legacy. तो वो जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर जरूर उसको लेता हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी माहौल हमारे खिलाफ रहे आने वाले दिनों में, और भी कुछ गलत चीजें हो सकती हैं, लेकिन माहौल कभी भी ऐसा नहीं था जिसमें अगर हम
ग्रामीणी भाषा में कहें कि मुहूर्त निकाल के बोलने के लिए किसी को दिया गया हो कि आइए आप विरोध कीजिए, ऐसा कभी माहौल नहीं रहा। हमेशा ही आपके खिलाफ माहौल रहा, हमेशा ही हमारे लोगों को खतरे में रह के काम करना पड़ा। गोरी लंकेश जैसे लोगों को मार दिया गया, हरिंद्र दाभोलकर जैसे लोगों को मार दिया गया। आपके यहाँ पे नजीक जंग अभी तक उनका पता नहीं है, आप लोग भी लगातार हिंसा का शिकार हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो ये एक साझा लड़ाई है, सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं, खुश रहें, लड़ते रहें। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा यही देखते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, एट्रोसिटीज की खबर आती है। हाथरस केस में मैं और मीना साथ काम कर रहे थे, सुबह 4 बजे हमने फोन किया, एक दूसरे को पता चला कि वो बच्ची जो है वो 7 दर्जन में उनकी मौत हो गई है। तो एवरी डे वी गेट सच कॉल्स कि यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत परेशानियां, बिकॉज वो हमसे जुड़ी हुई हैं। तो वी यू नो गोज अंडर लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड यू नो प्रेशर्स। तो हम उसको झेलते हैं और फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। आप जैसे युवा स्कॉलर्स को देख के तो मुझे तो बहुत हिम्मत मिल रही है, बहुत खुशी इस चीज की कि आप लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उसी कड़ी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बुलाया और मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जेएनयू मेरे घर की तरह है, मुझे घर में वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। एंट्री अभी होती नहीं है, खासकर मीडिया पे प्रेस लिखा रहता है तो आने भी नहीं देते हैं, तो लेकिन इस बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई, कैंपस घूमना हो गया और बहुत जरूरी विषय रहा। और आप सबको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय पीता। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Sumit, for enlightening us about the principles and history of the media of the oppressed. Your unique perspective to see a journalist and philosophers like Kabir and Redas is quite refreshing. The insider perspective which you put forth here of a media worker and your experience of working with mainstream media is quite informative, and we got to know a lot. Other than that, you have talked about media literacy, which is also something that we all should mind, and also we should spread this kind of awareness out of the university campuses and this kind of crowd. And your opinion on the stress of the news and the kind of atrocity and news and the violence that we are having here and all over the country against the oppressed is actually something we all share. You have also talked about the progressive media, and as Baba Sahib has said, the priestly Brahman and the progressive Brahman are all the same. There is no difference. On that, I would like to invite Mrs. Meena Kotwal to elaborate more on that, as she has worked with BBC. Thank you. थैंक यू। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और सुमित ने बहुत सारी चीज़ें बताई भी है कि जेएनयू हमारा घर जैसा है, हम लोग यहाँ पे रहे हैं। भले ही वो 9 महीने थे तो हम लोग जब आईएमसी में थे तो कहते थे कि 9 महीने जो है हमारा वो हनीमून पीरियड है। बाक्सा का और यूपीएसएफ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ बोलने के लिए बुलाया। इसमें आशीष का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने के लिए। पहली बात तो जैसे सुमित ने बहुत सारी चीजें बता भी दी है, तो बहुजन मीडिया मुझे लगता है आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। आप तो खुद उसका एक उदाहरण है कि वापसा आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वैसा ही है जैसे बहुजन मीडिया भी शुरू हुआ, मुझे और सुमित को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हमें भी हजारों क्या तो लाखों में हमारी सैलरी होती, कमाते, अपना पेट भरते, फैमिली चलाते। क्या जरूरत थी कि हम लोग अपना मीडिया शुरू करें, क्या जरूरत थी बाबा साहिब को भी 1920 में कि वो अपना मीडिया लेकर आए। उस समय भी वही हालात थे, बाबा साहिब ने भी वही देखा कि उस समय का मीडिया था वो भी जो समाज था, जो शोषित समाज कह लीजिए उसको, जो दलित था, जो आदिवासी समाज था,
उनके मुद्दों पे बात नहीं की जा रही थी, उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे थे, या उठाते थे तो उतने ही उठाते थे जितनी उस समय जरूरत होती थी एक टीआरपी के लिए, उतनी ही जिससे जो है वो लिबरल प्रोग्रेसिव बने रहे, वो मीडिया है जो उसकी इमेज बची रहे, उतना ही वो उठाते थे। और बाबा साहेब ने ये चीज़ें नोटिस करी, 100 साल पहले ही उन्होंने नोटिस कर ली थी और उन्होंने अपना मुकनायक शुरू किया। और एक चीज़ और बताऊंगी कि उस समय का जो मीडिया था, उस समय मुकनायक क्योंकि शुरू हो रहा था तो बाबा साहिब भी चाहते थे, क्योंकि उस समय हम जैसे अभी सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव है, हम लोगों को एक से दूसरे तक पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगता है, चाहे हम विदेश में ही क्यों ना बैठे हों। तो लेकिन उस समय ये चैलेंज था कि हम लोग एक से दूसरे तक कैसे पहुंचाए अपनी बात। तो एडवर्टीजमेंट होती थी न्यूज़पेपर में, और जब बाबा साहेब चाहते थे कि उनका मुकनायक पता चले, पूरे जो उनका समाज है, उनके जो लोग हैं उन तक पता चले कि उनका भी एक ऐसा मीडिया शुरू हो रहा है जो उनके मुद्दों पर बात करेगा। तो बाबा साहब चाहते थे कि उनके मुकनायक का एडवर्टीजमेंट जो है वो उधर की मेन स्ट्रीम मीडिया जो पेपर उस समय चल रहे थे, पत्रिकाएं जो चल रही थी, उसमें वो मुकनायक का एडवर्टीजमेंट दें। और जो तमाम उस समय मीडिया चल रही, जो पेपर चल रहे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम मुकनायक का एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। जबकि बाबा साहिब ने कहा कि आप जितना पैसा दूसरों से लेते हैं उतना मैं भी दूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंसेशन मिलेगा या कोई फ्री में करवाना चाहते हो, जितना आप दूसरे से चार्ज करते हो उतना मैं भी दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं एडवर्टीजमेंट दिया मुकनायक के लिए। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि जैसे ही मुकनायक आएगा तो हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम जिस पे खा रहे हैं, उस पे फिर कौन बात करे। क्योंकि अभी भी वही सारी चीजें अभी भी आप देख सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी किन मुद्दों पे खाता है, दलितों पे आपको दिखाएगा और मुस्लिमों पर, महिलाओं पर आपको लड़ाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो उतना ही दिखाएगा जितने से उनको फायदा होगा। वो नहीं दिखाएगा कि जो हमारे मुद्दे हैं वो उस तरह से नहीं दिखाएगा जिससे उनको नुकसान हो, क्योंकि उनको अपना प्रिविलेज भी बचाना है, उनको अपनी कास्ट भी बचानी है। भाई कास्ट, क्योंकि सारे के सारे लोग वही हैं। और ये डेटा कहता है, जैसे अभी सुमित ने बताया कि न्यूज लॉन्ड्री और स्पेन की रिपोर्ट आई थी अभी 2019 में, कि उसमें ही बताया गया था कि डिजिटल मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, चाहे कोई रेडियो हो, कहीं पे भी जो है कोई दलित आदिवासी अभी भी एडिटर पोस्ट पे नहीं है। इससे पहले भी 2006 में भी सेम जो है रिसर्च हुआ था, सेम रिपोर्ट आई थी, अनिल चमड़िया सर लेकर आए थे, और उसमें भी यही था कि पेपर में, टीवी में और जितना भी मीडिया है वहाँ पे भी कोई भी दलित आदिवासी एडिटर पोस्ट पे नहीं है या डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर नहीं है। तो इस हालात को 2006 से 2019 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन उस गैप को भरा नहीं गया। अब बात करते हैं यहाँ की जो मीडिया, हम लोग मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वो सभी तरह के मुद्दे उठाएगा, वो निष्पक्ष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर अभी 2014 के बाद तो बहुत सारे हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा मीडिया था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है अब तो, और बहुजन मीडिया को भी आने की इसीलिए जरूरत पड़ी। हम जैसे लोग क्यों धक्का खा रहे हैं, हम जैसे लोग क्यों काम कर रहे हैं, हम लोग खाते, मेरी छोटी बेटी है, अगर मेरी परमानेंट नौकरी होती, बीबीसी में काम किया, बीबीसी के बाद कहीं भी आसानी से काम मिल सकता था, कहीं भी लाखों की सैलरी मिल सकती थी, तो अपना खाते कमाते, लेकिन नहीं, वो दर्द हमें बताना था जो मीडिया में नहीं दिख रहा था, जो मीडिया में वो मुद्दे नहीं उठाए जा रहे थे, जो मीडिया में अभी भी दबाए हुए हैं। और जिस समय बीबीसी में मैं वो सारी चीजें बता रही थी कि बीबीसी में किस तरह का माहौल होता है, और बीबीसी में जब मैं थी स्नेहाशीष पे उस समय जो खड़े हुए थे स्नेहाशीष यहाँ के चुनाव के लिए, और वो स्टोरी मैंने वहाँ पे पिच की, तो पहले तो यही रिएक्शन था, अरे इसमें करने की क्या जरूरत है, इसमें ऐसा क्या नया है। तो मैंने कहा स्नेहाशीष दलित है, वो खड़े हुए हैं, यही अपने आप में एक स्टोरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को मिलता कहाँ है मौका उनको मिला है, मौका मिला नहीं, हम लोगों ने तो मौके खैर छीने हैं। बापसा आया, आप देखते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी जो है स्टूडेंट यूनियन है, तो बापसा को भी आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट यूनियन में मुझे जैसा लगता है कि वहाँ पे वो जगह नहीं मिली होगी दलित आदिवासियों को, इसलिए बापसा लेकर आए कि भाई हमारे जब लोग हैं ही नहीं वहाँ पे, तो बापसा को भी आना चाहिए। वैसे ही बहुजन मीडिया में हुआ, तो वो सारी स्टोरी हम लोगों को वहाँ पिच करनी पड़ती थी। न्यूज रूम में तो बहुत ही बुरा हाल है। बीबीसी का मैं तो बीबीसी में काम कर चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ की इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। मीडिया से हमें बिल्कुल शिकायत नहीं है, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो न्यूज रूम में जो लोग हैं वो बहुत कास्टिस्ट हैं। वो लोग अभी भी जो है दलित आदिवासियों की स्टोरीज को अभी भी नहीं मानते हैं कि उनके ऊपर जो स्टोरीज होती हैं वो होनी चाहिए, और किस तरह से वही लोग करें, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वही लोग करना चाहते हैं। जैसे अभी सुमित ने भी बताया कि भाई जो लिबरल प्रोग्रेसिव जो पहुंचे हैं, जिन्होंने जो अपनी इमेज बना रखी है, वो लोग करना चाहते हैं, वो वही लोग बताना चाहते हैं, लेकिन शोषण भी वही करना चाहते हैं।
और क्या कहते हैं उस पे हमारा मरहम भी वही बनना चाहते हैं, अवार्ड भी वही लेना चाहते हैं, सब कुछ तो वही करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ तालियां बजाने के लिए हैं, तो वो चाहते हैं कि बस हम लोग तालियां बजाएं और कुछ ना करें। तो जब हम लोग अपने खुद के मुद्दे लाएंगे, जब हम लोग अपने खुद के जो स्टोरीज करेंगे, उससे उनको दिक्कत है। मुझे तो न्यूज रूम में ये भी तक कह दिया था कि अरे तुम क्या इसी तरह की स्टोरीज करती रहोगी, तब इस तरह की मुझे कहते थे। और सुमित ने बताया कि न्यूज रूम में किस तरह का, जैसे उसको कहा गया कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, बाकी में इस तरह का माहौल रहता है। आप चाहे कितना भी लिबरल प्रोग्रेसिव कह लीजिए, मीडिया को वो नहीं है, वहाँ पे यही हाल रहता है। जैसे एक बार मैं खाना खा रही थी और मेरे साथ के एक कलीग हैं और वो आए मेरे पास और बस वैसे ही मैं उनको खाना पूछ रही थी, खाना खाना है तो, और कैंटीन में हम लोग मैं खाना खा रही थी, तो इतने में सवर्ण महिला है, वो आगे कहती है कि अरे आप किसी ब्राह्मण महिला को खाना खिलाइए तो आपको पुण्य लगेगा। और मैं वहाँ पे उसकी शक्ल देख रही हूँ, मतलब उनको ये भी रियलाइज नहीं है कि सामने कौन बैठा है, मैं किसको टोन कर रही हूँ। और अगर आप वहाँ टोक देंगे तो अरे ये तो बहुत नॉर्मल बात है, मैंने उस सेंस में नहीं कहा था। वो पता नहीं कौन सा सेंस होता है जो उनका वो सेंस नहीं होता और हम लोगों को बुरा लग जाता है। उन लोगों को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता है कि जिस तरह की दलित आदिवासियों पे जो गालियां बनाई गई हैं, जो जिस तरह की महिलाओं पे गालियां बनाई गई है, जैसे एक महिला को पता चलता है 4 पुरुषों के सामने खड़ी होके कि महिला को गाली दी जाती है, तो महिला अपने आप से जोड़कर देखती है कि गाली जो है मुझे दी जा रही है यहाँ पे 4 पुरुषों के सामने, लेकिन वो पुरुष नहीं कहेगा क्योंकि उसके लिए बहुत आम है, उसके लिए महिला की गाली बहुत आम है, ये तो बहुत चलता है, ये तो बहुत है, ऐसे तो बोलते रहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर हमने इस पे सवाल उठा लिया तो आपको या तो फिर आपको फेमिनिस्ट का झंडा पकड़ा देंगे, या फिर आपको जो है कास्टिस्ट का झंडा पकड़ा देंगे। जैसे हम लोग बहुत, मैं सोशल मीडिया पे बहुत लिखती बोलती हूँ और मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं, मुझे ही जो है कास्टिस्ट कहला दिया जाता है कि आप जो है कास्टिज्म फैला रही हैं, आप जो है कास्ट पे इतनी बातें कर रही हैं, तो आप कास्टिज्म फैला रही हैं, समाज तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहती भाई समाज अच्छा है तो मैं तो उसी को दिखाने की कोशिश करती हूँ, मुझे तो झूठा बना दो, मैं तो चाहती हूँ मुझे झूठा बनाओ। अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आप मुझे झूठा बना, मैं खुद चाहती हूँ भाई समाज जो अच्छा है उसको मैं खुद अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो होता नहीं है। और जब हम लोग उस मीडिया से हम लोग काम करते हैं, जैसे सुमित है, मैं हाथरस वाला मामला जब बता रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उस समय सबसे पहले मुझे ही फोन आया था और मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थी वहाँ पे हाथरस, क्योंकि भीम आर्मी ने वो उठाया था मामला, मुझे याद है, और भीम आर्मी से मैं बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में थी और उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि बहन जी जो है लड़की खत्म हो गई। और मैं उसी दिन मिलके जाकर मैं लड़की के परिवार से बात करने वाली थी, लेकिन सुबह सुबह वो अचानक कॉल आ गया और खत्म हो गई। तो मतलब मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बेटी उस समय तो बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की थी, और मैं इसको सोता हुआ ही छोड़ के भाग गई हॉस्पिटल। मैंने कहा मुझे तुरंत अभी हॉस्पिटल जाना है, और कोविड का बहुत आपने देखा होगा हाई पीक पे था उस समय कोविड, तो मैं तुरंत वहाँ पे भागी और वहाँ पे बहुत बुरा माहौल था। मीडिया के लिए हाथरस कोई मुद्दा नहीं था, मीडिया के लिए तो इस तरह के होते रहते हैं, इस तरह की वारदातें होती रहती है, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन जब बहुजन मीडिया आया तो उन्होंने हाथरस को ना केवल राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, इवन इंटरनेशनल मुद्दा भी बनाया, इंटरनेशनल तक पहुंच गया था हाथरस मुद्दा। इसी तरह आपने नांगल वाला भी देखा होगा, इसी तरह कई सारे जो भी राजस्थान में मूंछ रखने जैसे मामले आ गए हैं, वो इस तरह के आपने मामले देखे होंगे। तो इस तरह के जो मामले हैं बहुजन मीडिया की वजह से ही सामने आए, क्योंकि अब तक क्या होता था, हम लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसी को सब कुछ मान रहे थे, वही सब कुछ है हमारे लिए, उनका कहना हम लोग पत्थर की लकीर मान रहे थे, और हमारे लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ बने हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने हमारे नाम पर 2 लाइनें क्या बोल दी, हम लोग उनके लिए जो है फैन हो गए। हम लोगों के अच्छा ये लोग हमारे ही सब कुछ हमारे लिए बात करते, जैसे जो है रविश कुमार के लिए उन्होंने बताया था सुमित ने, सही बात है, उन्होंने कहा कितने लोग रखे। मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि भाई कितने लोग उन्होंने रखे, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस का उनको तमगा दिया गया, उनको अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्हें वॉइस उठाई किसकी, और वॉइसलेस है कौन हमारे समाज में। हम लोगों को हमेशा वॉइसलेस बताया गया, अरे भाई हमारी आवाज है, पहले सुनिए तो सही, सुनने वाला ही कोई नहीं था। सुनेंगे तब, जब हमें बोलने नहीं दिया तो हमको सुनने नहीं, सुनेगा कौन। तो अब बहुजन मीडिया की बदौलत वो लोग बोलने आ रहे हैं। और न्यूज रूम में क्या होता है, न्यूज रूम में तो एक एजेंडा चलता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग जेएनयू के हैं तो सही बात, सबसे ज्यादा समझदार आप ही लोग हैं, और हर मुद्दे पे आप लोग जो है आवाज उठाते भी हैं।
तो न्यूज रूम में एक एजेंडा चलता है और वहाँ पे जो है विभाजन का जो पूरी विचारधारा है वही एजेंडा चलता है कि किसको किससे अलग करना है, किसको कितना मुद्दा उठाना है, किस पे कितनी बात करनी है। अगर आप देखिए तो हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव है वो सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता है, क्योंकि उसको एक धर्म से दूसरे धर्म को दुश्मन दिखाना है, एक धर्म से नफरत फैलानी है, वो सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन वो दलितों के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। वही लोग जो मीडिया में बैठे हैं उन्होंने दलितों को हिंदू कहा जाता है, आदिवासी को हिंदू कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने कभी उन पर बात की, क्या उन पर कभी स्टोरी की, क्या उनके मुद्दे सामने लेकर आए, क्या उन्होंने उनको न्यूज रूम में रखा? वो नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे हम लोग ये बात रखेंगे, जैसे हम लोग ये जो इनके मुद्दे इनके सामने लाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को हो जाएगा, क्योंकि अब तक वो हमारे मुद्दों पे ही खा रहे हैं, हमारे मुद्दों पे कमा रहे हैं। और जैसे ये लोग आएंगे सामने तो ये लोग जब अपनी बात रखेंगे तो इनकी सुनेगा कौन? तो वो सारी चीजें जब न्यूज रूम में जो पूरा नैरेटिव एक सेट होता है, न्यूज रूम में सुबह जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में सारी चीजें ये तय होती है कि कौन सा मुद्दा बड़ा बनाना है, कौन सा मुद्दा नहीं उठाना है। हाथरस का मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो हाथरस में जो आपने देखा होगा शुरू में कहीं किसी मीडिया में नहीं था, किसी भी मीडिया में नहीं था। शुरू में जो मीडिया थी, जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चला रहे हम जैसे लोग, वो लोग उठा रहे थे। उस समय मैं शुद्रा में काम कर रही थी सुमित के साथ, तो मैं लगातार उसको लेके हम लोग कवर कर रहे थे। मैं हाथरस तो नहीं जा पाई क्योंकि बच्ची छोटी थी, कोविड पूरा एकदम पीक पर था और हाथरस में क्या माहौल था आप लोग जान ही रहे थे, डंडे पड़ रहे थे। जब नेताओं को नहीं छोड़ा जा रहा था तो हम जैसे लोग क्या ही करते। तो 2 बार बल्कि मैंने और सुमित ने गाड़ी ही की हम लोगों ने जाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाई कि हम लोग वहाँ जाए। लेकिन हम लोग अपने अपने घर से ही अपने अपने जहाँ बैठे हैं वहीं से लोगों को बुलाए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं मुद्दों पे कि कैसे भी ये जो मामला है शांत ना पड़े। हम लोगों ने लगातार उस पर काम किया कि शांत ना पड़े। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आया तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तब आया जब वो लड़की खत्म हो गई थी। आपको याद होगा सफदरजंग में जब वो लड़की खत्म हो गई थी, उसके बाद सफदरजंग से जब उसको जबरदस्ती लेकर गए, उसको हाथरस लेकर गए और उसको जला दिया गया आधी रात में। उसके बाद वो मामला जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में आया भी किस तरह से, सारे आप देखेंगे टीवी के जितने भी थे यंगस्टर ही गए थे, जितने भी आप देखेंगे लड़की थी और ज्यादातर लड़कियां ही गई थी, मुझे नहीं लगा कोई रिपोर्टर याद आ रहा है, लड़कियां ही गई थी और सारी यंगस्टर्स ही गई थी। तो उसमें भी उन्होंने देखो हमें जाने नहीं दिया जा रहा, देखो उन्होंने उस मामले को बुला के एबीपी की एक रिपोर्टर गई थी तो उसने उसको जाने नहीं दिया जा रहा था और पूरे चैनल पे पूरा दिन यही दिखाया जा रहा था, देखो एबीपी के रिपोर्टर को रोका गया, फिर हाथरस मामला साइड में हो गया, फिर वो मामला उठ गया कि अच्छा एबीपी के रिपोर्टर को जाने नहीं दिया। तो वो पूरा एजेंडा किस तरह से सेट किया जाता है वो सारी चीजें वहां पे होती है। एक बार मैं भी जब मैंने मूव नाइट शुरू किया उसके बाद भी मैंने स्पेस में लगातार करवाती रहती हूँ, तो स्पेस में ही एक साथी थे मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, ना ही मीडिया का नाम उनका, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनकी नौकरी को खतरा हो। तो स्पेस में उन्होंने मुझसे उस समय कहा सबके सामने ही बल्कि कि इस तरह की खबरें तो आती हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब न्यूज रूम में इस तरह की स्टोरी लेकर आते हैं तो मेरे खुद बॉस ने, मैंने एक बार कहा था उनको कि कुछ मामला उन्होंने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो, तो मामला जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा, उनके जो न्यूज एडिटर थे उन्होंने कहा अरे दलितों की तो खबर है, इसमें नया क्या हो गया, ये तो मतलब बने ही इसीलिए हैं, इस तरह के उनके शब्द थे। तो दलितों की खबरों को दिखाना उनके लिए कोई खबर ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सदियों से ही जो शोषण झेलते आए हैं, सदियों से इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आज वो दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, उनके लिए कोई खबर नहीं है। और ऐसी बीबीसी में एक बार मैं थी और राजस्थान में एक रेप केस आया था, चूरू का मामला था, और उसके बाद मेरी बहुत बहस भी हुई थी एडिटर से, मतलब मुझे नोटिस तो मिल ही गया था निकालने का, लेकिन मैं चाह रही थी कि वो मेरी आखिरी स्टोरी हो, मुझे दिल्ली से बाहर भेजा नहीं जाता था किसी भी स्टोरी को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलते थे, ये करो वो करो, एक जगह जाओ तो 4 स्टोरी लेकर आओ, वो सारे जो पैरामीटर्स थे वो सिर्फ मेरे लिए बनाए जाते थे और किसी के लिए नहीं। तो मैं जो सोच रही थी उस समय चूरू का एक मामला था, चूरू में एक महिला के साथ रेप हुआ था, और रेप किस तरह से हुआ था, थाने में रेप हुआ था, जो उसका देवर था उसके छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में जो वहाँ पे पुलिस पकड़ के लेकर चले गई उसको, और छुड़ाने गई थी वो महिला उसको, और थाने में उस महिला से कहा गया कि अगर आपको देवर को छुड़ाना है तो उसको उनके साथ जो है संबंध बनाने होंगे। तो जब महिला नहीं मानी तो उसके संग वहाँ पे जितने भी थाने में लोग थे उन्होंने रेप किया उसके साथ, और वो देवर उसका सबूत था।
उस महिला वो अपनी आवाज ना खोले, वो बाहर वो चीजें ना बताए, तो उसको इतना डराया गया, इतना धमकाया गया कि उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी गई, उसके नाखून निकाल दिए गए थे। ये इतनी बड़ी खबर थी। और जो देवर था, देवर भी चुप नहीं रहा, वो वहाँ पे जब बैठ के दूसरी साइड था, तो उसने कहा कि मैं बाहर जाके ये सारी चीजें बताऊंगा कि भाभी के साथ ऐसा क्या क्या आप लोगों ने। तो उस देवर को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई थाने में। और ये खबर मुझे नहीं लगता किसी भी मीडिया में आई, क्योंकि आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी इस खबर को। मैं उस खबर को करना चाहती थी, और ये शायद पत्रिका में उस समय आई थी, राजस्थान पत्रिका में, एक छोटे से कॉलम में। और मैं लगातार वहाँ पे लोगों से कांटेक्ट थी, जो एनजीओस थे, जो लोग उनकी हेल्प कर रहे थे। उस महिला से हॉस्पिटल में मिलने की किसी से अनुमति तक नहीं थी, और मैंने बहुत मुश्किल से वो जुगाड़ लगाया था कि मैं किसी तरह उस महिला से बात करूं। वो मुझे मेल भी गया था बीबीसी में, मतलब मैंने सारी चीजें कर ली थी कि अब मुझे जाना है, बात करनी है परिवार से, महिला से बात करनी है, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि बीबीसी में कहा ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, इसको हम लोग बहुत बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। क्योंकि उस समय जो है, आपको पता होगा 4 राज्य में सरकार बनी थी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सब जगह सरकार बनी थी। और उन्होंने कहा कि हम लोग ना इन चारों स्टेट का देखेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस की सरकार बनी है इतने दिनों बाद, हम लोग रेप का पूरा डेटा निकालेंगे, इस तरह से इसको स्टोरी करेंगे। आज तक वो स्टोरी नहीं हुई, मतलब उस स्टोरी को किसी ना किसी बहाने से गिरा दिया गया। मैंने कई सारे, उन्होंने पहले रिसर्च मांगा, तो मैंने वो रिसर्च करके दिया, वो सब चीजें दी। मैं बस चाह रही थी कि वो स्टोरी मैं कर लूँ किसी तरह, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था मेरे लिए कि इस तरह का रेप हो रहा है, और वो भी थाने में हो रहा है। उस महिला को हॉस्पिटल में किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसके चारों तरफ जो पुलिस के लोग थे, वो सादी वर्दी में उसके चारों तरफ घूमते थे, कौन इससे मिलने आ रहा है कौन नहीं, क्योंकि सबकी नौकरी खतरे में पड़ती जैसे ही महिला बयान देती। और ये खबर कहीं नहीं है, राजस्थान पत्रिका में छोटी सी जगह आती, खत्म हो गई। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, डिटेल में मुझे तब पता चली जब मैं वहाँ लगातार लोगों से कांटेक्ट में थी और बात कर रही थी, तो वो चीज़ें मुझे तब पता चली, और बीबीसी में मुझे जाने नहीं दिया। तो उस स्टोरी के बाद मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने एडिटर्स को लिख दिया कि बस ये मेरी आखिरी स्टोरी थी, और मुझे पता था आप लोग मुझे नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रही थी कि आप लोग जो जो कह रहे थे मैं वो सारे काम भी कर रही थी कि किसी ना किसी तरह से ये लोग मुझे जाने देंगे। लेकिन उसमें भी आप लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया, और बहुत लंबी बहस हुई उसमें, ग्रुप्स में बहुत लंबी बहस हुई एडिटर्स को लेकर। और एडिटर मुझे कह रहे हैं कि हमने तुम्हें मौका दिया यहाँ पे, मतलब दलित को अगर उन्होंने रखा तो उन्होंने वो मौका दिया, मेरी वहाँ पे काबिलियत साइड में कर दी उन्होंने, क्योंकि जबकि मैंने एग्जाम पास किया, मैंने इंटरव्यू पास किया, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने वो मौका दिया। और बहुत सारी चीजें, मतलब आप लोग पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि एडिटर की भाषा हो सकती है ऐसी, इस तरह की एडिटर की भाषा थी। और एंड में उन्होंने मुझे जो है ग्रुप का एडमिन जो राइट होता है वो बदल दिए कि उसमें जो एडमिन होगा वही पोस्ट कर सकता है, और फिर मैं पोस्ट नहीं कर सकती तो फिर मैंने मेल पे काम किया। मैंने जितने भी लोग ग्रुप में ऐड थे मैंने सबको मेल किया, कहाँ आप लोग मुझे ब्लॉक करेंगे, क्योंकि नौकरी तो छोड़नी थी, अपनी बात मुझे रखनी थी। उनका मेरे अलावा तो फिर कोई और रखेगा नहीं, और मेरे लिए कोई और बात रखेगा नहीं, मुझे अपने मुद्दे खुद उठाने हैं। और हम लोगों का क्या है कि हम लोग जब तक अपने मुद्दे खुद नहीं उठाएंगे तब तक हमारे लिए कोई और नहीं आएगा। और ये बात मैं तब तक समझ चुकी थी, उससे पहले तो मुझे भी लग रहा था कि चलो ठीक है बीबीसी ने जो है खत्म किया नोटिस, अब ठीक है चले जाएंगे बाहर, किसी और मीडिया में काम करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे। इतना काम तो एटलीस्ट इनके रोकने टोकने के बाद भी इतना काम मैंने कर दिया था कि कहीं भी दूसरी मीडिया में काम मिल जाता, और मिल भी रहा था मुझे, मतलब इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर भी हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है जिस तरह से कई लोग और लिखने लगे, बोलने लगे कि एक हिंदी न्यूज रूम में एक अकेली महिला थी, दलित थी, और उसको भी निकाला जा रहा है, तो अभी मैं नहीं लिख रही थी। मैंने जब तक बीबीसी का आखिरी दिन नहीं हुआ उसके अगले दिन से मैंने लिखना शुरू किया। 1 अगस्त मुझे याद है, 1 अगस्त से मैंने लिखना शुरू किया, 31 जुलाई को लास्ट डे था मेरा। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर वो बीबीसी के लोग फिर मेरे पर और भी जो विक्टिम कार्ड खेल रही है, और पता नहीं क्या क्या इतने सारे तंगे लगाए गए, खुद सुमित आए थे मेरे पास, और वो सारी चीजें हम लोगों ने बताई। तो ये सारी न्यूज रूम में होती हैं। आप अगर पहली बात तो आपको लोग मिलेंगे नहीं, जैसे सुमित ने बताया कि भाई है ही नहीं, रिपोर्ट्स भी कहती है एंकर्स नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग में नहीं है, जो लोग हैं वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, और जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, जैसे तैसे चुप रह के काम कर रहे हैं। उस समय तो मुझे इतने मैसेज आते थे, इतने कॉल आते थे लोगों के, इवन चीन से भी मुझे कॉल आया था, वहाँ पे एक अफ्रीकन था, तो वहाँ से वो बीबीसी का ही था, चीन से कॉल आया था, वो अफ्रीकन था, तो वो उसने बताया कि मेरे साथ जो है वहाँ पे किस तरह कलर को लेकर भेदभाव होता है,
और भी कई सारे लोगों के कॉल आए, मुझे इंटरनेशनल तो कॉल आए, इंडिया के यहाँ के लोगों के कॉल आए, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आपने आवाज़ उठाई, ऐसा जो आप सेम चीज़ें लिख रही हैं वो हम यहाँ सारी चीज़ें फील करते हैं। तो मीडिया में जितने भी लोग हैं वो सभी के सब एक जैसा फील करते हैं। और मैं तो मीडिया में आना भी नहीं चाह रही थी। हुआ ये था कि आईएमसी के बाद मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद नेशनल दस्तक में काम मिल गया था। नेशनल दस्तक में काम किया, नेशनल दस्तक में वही सारी स्टोरीज होती थी, एट्रोसिटीज की स्टोरीज हो रही थी। और बहुत सारे जो दोस्त थे, जैसे सुमित हैं, सुमित जैसे और भी बहुत सारे जो लोग थे जो आईएमसी में, सुमित ने बताया कि आईएमसी में बहुत सारे लोग जो आरक्षण की वजह से, बाबा साहेब की वजह से वहाँ पहुँच तो गए थे, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनका अता पता नहीं होता वो कहाँ जाते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, और अगर मिल भी जाती हैं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। तो फिर या तो फिर वो अपना कुछ काम शुरू कर देते हैं, सरकारी नौकरी में चले जाते हैं। तो हम जैसे जब लोग नेशनल दस्तक में पहुंची तो 5-7 महीना मैंने वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ पे मुझे लगा कि सच में जो है हम जैसे लोगों की मीडिया में जगह है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एकेडमिक में जाते हैं, वहाँ पे कम से कम तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी निकालेंगे, चुपचाप रहेंगे। और सबसे महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छी बोली जाती है भैया एकेडमिक में चले जाओ तो अच्छी नौकरी है। तो दिमाग में वही चला गया था और फिर एकेडमिक में चली गई। लेकिन वहाँ पे जब एमफिल करने गई तो एमफिल में फिर बीबीसी का फॉर्म निकल गया, और वो चाहती नहीं थी वापस आना, लेकिन बीबीसी एक ऐसा नाम है जिसको आप मना ही नहीं कर सकते। वो फॉर्म निकाला और अच्छी खासी पोजीशन वहाँ पे निकली थी, 9-10 लोगों की, भर दिया, सब कुछ एक एक करके क्लियर भी हो गया। तो बीबीसी को मना नहीं कर पाई, क्योंकि जो उसकी पोजीशन बनी हुई है, जो वहाँ पे खबरें होती हैं, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, तो उसको देख के मना नहीं कर पाए। अब वहाँ गए तो वहाँ पे भी वही सारी हालात हम लोगों ने देखे कि वहाँ पे भी किस तरह कोई अकेला है नहीं, और हालात ऐसे थे कि कोई मुझ पे विश्वास नहीं कर सकता था कि मैं बीबीसी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। क्योंकि वहाँ की जो इमेज थी एडिटर्स के लिए, वहाँ के जो जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों की इमेज ऐसी बनी हुई है कि वही सब कुछ है। क्योंकि वो तो दलितों पे भी खबर करते हैं, सभी पे खबर करते हैं, महिलाओं पे खबर करते हैं, मुस्लिमों पे खबर करते हैं, और सबसे अच्छा जो है मीडिया वही है। तो वो इमेज वहाँ बनी हुई थी। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि किसी को कैसे बताऊं। तो उस समय तो शादी नहीं हुई थी, तो मैंने अपने पार्टनर को वो सारी चीजें बताई, तो वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नहीं मीडिया में ऐसा नहीं होता है, मतलब सॉरी बीबीसी में ऐसा नहीं होता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, बीबीसी में ये सब चीजें नहीं होता है। लगातार तबीयत खराब होना, लगातार उनके स्टोरीज गिराना, लगातार वो सारी चीजें हो रही थी। मतलब एक टाइम तो ऐसा आया कि मन करता था कि मर जाऊं मैं। 2 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की और वो बच गई। और न्यूज रूम में मतलब जब एंट्री करती थी ना, तो ऑफिस में ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हो जाए। जो घर से और ऑफिस की दूरी थी उसमें लगता था एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में बिता लूंगी मैं दिन, जबकि मैं दवाइयों से बहुत भागती हूँ, लेकिन मैं ऑफिस ना जाऊँ, ऐसा होता था। वो इस तरह का माहौल बन गया था। तो वहाँ पे एक तो कोई विश्वास नहीं करता था, किसी को बताऊं तो बताऊं कैसे। वो जो माहौल था, वो जो अपने अंदर भरा हुआ था, वो निकालूं कैसे। और लिखने की परमिशन नहीं थी। और दूसरे मीडिया के तरह बीबीसी में भी है, सोशल मीडिया पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। ऊट पटांग तो आप खूब लिखिए, लेकिन जो आपके साथ हो रहा है ना, वो नहीं लिख सकते। और कई सारे जर्नलिस्ट के भी मेरे पास कॉल आए जब मैं लिखना शुरू की तो अरे जो जर्नलिस्ट होता है वो दूसरों के दर्द लिखता है, दूसरों के दुख दर्द लिखता है, अपने नहीं लिखते। तो इस तरह के सजेशन भी मेरे पास आए, और ऐसे ऐसे नाम थे, आप लोग सुनेंगे तो विश्वास नहीं मानेंगे। तो इस तरह की चीजें लगातार होने लगी। तो जब न्यूज रूम में आप भर गए थे ना, वो चीजें हम लोगों को बाहर निकालने की जरूरत थी। और हम लोगों ने मीडिया में देख लिया कितना गंद भरा पड़ा है। खुद तो सुबह तो 4-4 जगह काम करके आए हैं, उन्होंने तो खुद बताया कि क्या हालात होती है। और मेरिट वेरिट कुछ नहीं होता, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं ना वही डिसाइड करते हैं मेरिट क्या होता है। तो वो उनका जो 0 नंबर वाला जो है ना, उसको भी मेरिट में शामिल कर लेते हैं। और आप चाहे 100 नंबर भी लेके आएंगे तब भी आप मेरिट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आप दलित हैं, क्योंकि आप आदिवासी हैं। तो कैटेगरी के वजह से सब चीजें डिसाइड होती है। और जैसे सुमित, मैं तो मतलब कभी बाबा साहेब की टी शर्ट नहीं पहन के गई थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा उस समय पढ़ती नहीं थी बाबा साहेब को, और दिल्ली की लड़की थी एकदम, और दिल्ली में ही पली बड़ी थी, बहुत ज्यादा सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। बहुत बाद में सब चीजें समझ में आने लगी, बहुत बाद में चीजें पता चलने लगी। बल्कि मेरी तो आपको पता हो, वेद प्रकाश जो है बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो उनसे मेरी बहस भी हो जाती थी कि नहीं तुम जो लिखते हो ना वो बहुत ज्यादा लिखते हो, इतना एक्सट्रीम तुम लिखते हो, मैं भी तो दलित हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो मैंने वो चीजें कभी रियलाइज नहीं की थी, और या तो फिर जब सामने होती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था।
तो वो सब चीज़ों पे मैं बहुत बहस करती थी, जब तक मैंने खुद भी अपने ऊपर प्रैक्टिस नहीं की वो चीज़ें बाहर नहीं आई। और न्यूज़ रूम में जब लगातार इस तरह का होने लगा तो बाहर भी ट्राई किया, अल्टरनेटिव मीडिया में भी मैंने ट्राई किया कि मुझे वहाँ नौकरी मिल जाए। तो अल्टरनेटिव मीडिया ने भी फ्रीलांस तो काम करवाया, लेकिन उन्होंने किसी ने परमानेंट नौकरी नहीं दी। और अल्टरनेटिव मीडिया में भी आप देख लीजिए, कोई दलित जो है, दलित आदिवासी वहाँ पे भी नहीं पहुंचे हैं, वहाँ पे भी कोई डिसीजन मेकिंग में नहीं है, वहाँ पे भी कोई एडिटर पोस्ट पे नहीं है, वहाँ पे भी वो लोग वही सारी चीजें करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से लगता है कि थोड़ा सा अलग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी वही सारी चीजें होती हैं। तो जो हम जैसी मीडिया अब आ रही है तो वही सारी ये सब चीजें मुद्दे उठा के ला रही हैं, और यही सब चीजें जो है बाहर आने की जरूरत है। और आप लोग जो देखते हैं वही सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया ही मीडिया है। तो सोशल मीडिया पे क्या है, हम लोगों को फायदा हुआ है, सही बात है। जब तक सरकार कभी भी हमारा बंद करवा सकती है। ऐसे कई सारे अभी 23-24 यूट्यूब चैनल आपने देखे भी होंगे जो बंद कर दिए हैं यूट्यूब के, तो कभी भी हमारा भी नंबर आ सकता है, हम लोग भी कभी भी बंद हो सकते हैं। लेकिन जो ये पावर है, जो ये हम लोगों की पावर है, जो लोगों की पावर है, ये साथ रहने की जरूरत है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा मीडिया नहीं है, वो बिल्कुल भी हमारा मीडिया नहीं है। वहाँ पे जितना हमारे खिलाफ लिखा और बोला जाता है ना, उससे ज्यादा कहीं और नहीं होता। जो वहाँ के एडिटर्स हमारे लिए सोचते हैं, जो वहाँ का न्यूज स्टाफ हमारे लिए सोचता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप जो सांप है, आप देख लीजिए, वो आपको पता है कि काटेगा तो जहर है, लेकिन वो वैसे सांप है जो अच्छे आपको दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अल्टरनेटिव मीडिया में भी सारी चीजें इसी तरह की हो रही हैं। तो बस यही सारी आपके सामने मैं बात रखना चाहती थी कि किस तरह का, और जो न्यूज रूम में जो नैरेटिव सेट हो रहा है, वो पूरा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही सेट कर रहे हैं। किस तरह से विभाजन, जो विभाजनकारी विचारधारा है, वो मुझे तो लगता है जैसे कि एक आरएसएस है, उसने जिस तरह से पहुंचाया है, जिस तरह से वो काम कर रहा है, उन्होंने, आपने देखा होगा कि दलित आदिवासियों को हिंदू तो बनाया गया, वहां तक राम सीता तो पहुंचाए गए, लेकिन कभी बाबा साहिब नहीं पहुंचाए गए। तो वही सारा नैरेटिव वहाँ पे सेट हो रहा है, वही सारी चीजें वहाँ पे सेट हो रही है। सेट करने वाले कौन हैं? जो पावर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी खुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अभी किसी का पावर नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग वो परोस रहे हैं आपको, हम लोग डायरेक्ट आपको परोस रहे हैं। और अभी तक हमें माइक नहीं दिया जाता था, तो हम लोगों ने अपना माइक खड़ा कर दिया है। और मैंने, सुमित ने, या अभी अशोक सर नहीं है, मैं तो अशोक सर का ही सबसे पहले जानती हूँ कि उन्होंने ही जो है दलित मीडिया शुरू किया, दलित दस्तक के माध्यम से। तो इन्होंने ये जब लेकर आए मीडिया, तब इनसे आपको पता चलेगा कि कितनी हकीकत है, मीडिया कितना बदला हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और ये जो मीडिया है, उसमें कितनी चेंज है। आप किसी भी एक स्टोरी का उदाहरण ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी सच्चाई उधर है और कितनी इधर है। तो यही सब चीजें हैं। तो थैंक यू, मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगी। जय भीम, जय जोहार। Thank you, ma'am, for stripping the so-called progressive media to its bare bones. सही कहा आपने, alternative media सांप है. And you have also addressed their coverage of convenience and the serious lack of representation and diversity in this kind of media. You have also addressed the vulnerability that the Bahujan media faces today and its role in bringing out our voices. You have also talked about your experience in the newsroom and in the so-called progressive media, and your experience with so-called progressive Brahmins. ब्राह्मण भीख मांग कर खाने वाली जात, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ। इसके बारे में बाबा साहब ने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। गांधी रनाटे और जिन्ना नाम का एक छोटा सा टेक्स्ट है, उसमें उन्होंने कई तरह के तरीके बताए हैं जिससे ब्राह्मण भीख मांगता है, बड़े डिटेल में। आपने बड़ी आसानी से गायत्री स्पीवाक को भी काउंटर कर दिया है कि हमें बोलने तो देते नहीं हो, फिर कहते हो कि आप बोल नहीं सकते हो। आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आपने ये भी कह दिया कि हिंदू मुस्लिम बाइनरी जो है ये भी एक धोखा है हमारे मुद्दों को छुपाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी
सख्ती से और क्लैरिटी से अपनी बात को यहाँ पे रखा. अब now I will invite Dr. Sumit Maskar to come here and speak against us. Good evening, everyone. I would of course like to thank UDSS for inviting me today. And I think I will share with them that this is home, because I was when I was student of JNU, we also worked for the UDSS and the program, and it's very heartening to see that the tradition continues even today about celebrating not just Ambedkar Jayanti for a day, but what we had started, Professor Harish Wankide, we were all students at some point, and we began with something called the Jai Bhim Saptah, celebrating for the whole week, and not just celebrating one day or having one event, but having different kinds of events where you have cultural events, you have intellectual discussions. And today we have reached a particular point where we can actually have an entire panel on Dalit Bahujan media with Dalit speakers. This is a great achievement, and I think both Sumit and Meena has already spoken about the media, so I don't think I'm the right person to speak much about media. But what I am going to talk largely is about Dalit politics and the delegitimization challenges. So this is what I would like to talk. And this is extremely important, and the role of media is also absolutely central in terms of delegitimization of what it is happening. Because when we talk about Dalit politics or the discussion of ideas, we tend to write for a very short, smaller number of audience. As academics, we know that our research papers are not necessarily read by a very wide-ranging audience, and therefore the role of media is absolutely essential, because what happens every day, what people listen to the everyday media, shapes their opinion. And this is not generally also about the non-academic audience. Even the academic scholarship, even scholars are influenced by this everyday discourse. And therefore the role of social media, having an independent media, is extremely important. What both of them have referred to, particularly going back to Baba Saheb's role and his intervention in the media, I will cover some of these aspects in my talk as well today. So as far as the current situation is concerned, one of the ways Dalit politics is delegitimized is by calling that Dalit movement and Dalit politics has taken a right-wing shift. Okay. Now this is a big discourse that has been taking place since, not just since the Narendra Modi government has been formed in 2014, but we have to go back to the Gujarat Riots in 2002. So since then, this particular narrative has become a popular narrative, and after BJP has taken over, the central government and various state governments, this is one thing that you will constantly hear. कि Dalit politics जो है अभी right wing हो गया है, okay? So what exactly is this, and why are they doing this? So we need to understand this particular aspect. And interestingly, everybody is saying the same thing. You will have the liberals, you will have the leftists saying the same thing. You will also have the academic scholarship saying the same thing, and I believe the media will also the same thing. So the first part that we need to look at is how would we understand what is Dalit politics, number one, and what are the different ways in which delegitimization has taken place. So I will come to the right-wing part slightly later. But what is important here is to delegitimize Dalit politics. Now, Dalit politics, to delegitimize this, is not a new thing. There is a longer history of Dalit and anti-caste movement being constantly delegitimized. And I would like to take you all a little bit to the historical part. And contemporary part, you are well aware of what is the problem with calling Dalit politics as a right-wing politics. Okay? And why do they have to do this? So these are some of the aspects I would like to cover. So when we talk of Dalit politics, we are essentially talking about the formerly untouchables, depressed classes. There are
debates on the categories, and I'm not going into that particular debate right now. But even if we stick to the word untouchable, I think that should be fine for now. So there are two ways in which, at least broadly, two ways in which Dalit politics has taken its longer trajectory. So one is the anti-caste politics in different forms of, whether it's Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, UP. You have different forms of anti-caste movements that have taken place. And secondly, within Dalits, there has been a section which has either followed the conservative path, or they have followed the Gandhians, they have followed the linguistic kind of movements like the Maharashtra kind of movements, maybe the Tamil movements, maybe the nativist movement in Bombay, the Shiv Sena kind of politics. And you have, obviously, there are Dalits who are part of the Brahminical outfit, which is the RSS and the various organizations which are perpetuated and funded by RSS. So this two division has to be kept in mind. So one is the anti-caste stream of Dalit politics, and one is this all kinds of conservative, Gandhian, Nehruvian, socialist, whatever kind of politics. So this division is absolutely essential to understand why exactly today we are in a situation where Dalit politics is delegitimized and called as it is taking a right-wing shift. Now, as far as delegitimization is concerned, there are different ways in which the movement, anti-caste movement, has been delegitimized. One is by using the category of class. Okay? Second, by using the category of Hindu. Third, the category of nation. And the fourth, right-wing politics. So first we will begin with the category of class. Now class, as we know, is more effectively used by the communist politics, historically speaking, and the workers' movement particularly. So one of the ways in which then the anti-caste movement was delegitimized was by saying that, look, this is a diversion. Basically, this Dalit movement is for middle class, and it is very interesting. Already in 1920s, when there is no Dalit middle class, even then the communists would critique the Dalit assertion, particularly under the leadership of Dr. Babasaheb Ambedkar in Bombay, by calling this as something called, this particular movement is only going to benefit the middle classes. And what they are saying is, by raising the question of caste, they are dividing the class unity. So class becomes a very important lens through which Dalit politics or anti-caste movement is delegitimized. And that discourse continues even today. That the expectation from the anti-caste politics is that they should postpone their issues of caste discrimination within the working class movement, and they should stay quiet, because what is more important is the revolution. That, those were the days of 1920s, 30s, and up to the 70s were the days of revolution, that at some point the working class will take over the state and there will be a socialist society. But the point here that I am making is that class was an important discourse to delegitimize anti-caste politics. Okay, that continues even today. So even if you talk to people who have left-leaning, communist-leaning, their idea of caste is always a divisive force. कि ये कुछ divide करने आया है हमेशा. Okay, so that's one way of going ahead. Now, as far as working class movement is concerned, I have also written, a short essay about it. If you look at the history of the Bombay working class movement, and this is where the communist movement also began. So, Babasaheb Ambedkar was one of, obviously, the probably only person who posed a staunch opposition to the working class politics, the way it was conceptualized by the communist movement. So we have very important movement in the 1920s, late 1920s. In 1928 May, there is a big strike that takes place in the Bombay city among the textile mill workers. And obviously the expectation is that workers from each community will participate. Ambedkar uses this particular movement to argue that there is a discrimination that is happening within the textile mills, that the Dalits were not allowed to work in the weaving section. So weaving section was the highest
paid department within the textile industry. And I'm only talking for Bombay, but also similar incidences have been reported throughout the history in Ahmedabad, in Kanpur and other places as well. So Ambedkar argued that look, if the Dalit right to work in all department is not respected, Dalit will not participate. Not only that, I will oppose this particular strike. So after all these kind of pressures, eventually the communists decide that okay, they will write that as a demand. But in principle, Ambedkar was never against the strike. His point was that look, there is discrimination that's happening and you need to take into account. We cannot postpone our demands for your whatever class revolution that is going to come. And since Ambedkar was very powerful within the working class movement, and this is what one of my own personal interest is about writing his role as a labor leader, and I'm going to talk about this on the Jayanti in IIT Gandhinagar slightly in more detail. And I think this is what needs to be really taken into account. And if we look at then journalistic writings for 28, 29, all the mainstream newspapers were not necessarily covering this aspect of strike. That why Ambedkar was actually opposing the strike, why he was supporting the strike. And that particular, in fact, his entire role in the working class politics is wiped out. In fact, Ambedkar is the only person within the working class leadership who actually grew up in the working class area and who saw these problems of workers from close quarters. All other leaders are outsiders, what they call in the labor studies, we call them as outside leadership. So the original leadership in the early 20th century was outsiders. These were predominantly Brahmins who came from middle class and upper middle class backgrounds, and they had no connection with the workers, but just that they were influenced by communist ideology, and for the sake of workers' rights, they would come. So in that sense, Ambedkar was the only person who actually grew up in one of the chawls in Mumbai, where mill workers and workers from Bombay Port Trust, the municipal corporation workers, so he saw them from the very close quarters. Even as a child and later when he came from England after completing his studies. So that is the class discourse that needs to be really investigated further. Okay. Now second thing is about the nation, the category of nation. Now if you again, we have to go back to the same period, early 20th century. What was more important for the all kinds of movement was national movement is more important. And anybody who is raising the question of discrimination, separate electorate, they were all anti-nationalists. So anti-national became the category of delegitimizing anti-caste movement. And interestingly, everybody called Ambedkar and the entire anti-caste movement as anti-national. So it was not just RSS or whatever the Jana Sangh or the BJP now, that lineage, but you have also leftists and liberals calling Dalit movement as anti-national. Going back to Simon Commission, you have already, I don't need to explain those incidents. But the point here I'm making is that anti-national became a category to delegitimize anti-caste movement. And that remained till independence was achieved. But obviously, you always need to have new categories to delegitimize Dalit politics. Now, especially post-independence period, for the Western India, what you have is a nativist movement, which is the Marathi, the Sons of the Soil movement. Okay, and what happens that this movement begins in mid-1960s, and early 70s, you have the emergence of Dalit Panthers. And Dalit Panthers, obviously, as you all know, begins to bring the Dalit question in a very forceful manner. Not only they were writing, they were all excellent writers, but they were also very good street fighters. And they would take this question in a very forceful manner. And to delegitimize again that kind of assertion, even the nativist movement said, okay, you are breaking the Marathi unity. Okay, so it's very interesting. You need to just look at the thread throughout the history. And I'm sure there are Tamil speakers and other language movements, the way you delegitimize somebody like a Bengali nationalism, you have all this linguistic nationalism. One of the reasons all this linguistic nationalism is used is to delegitimize anti-caste politics.
anti-caste Dalit politics particularly. And therefore, you have to be alert to how do we look at that. And of course, the role of media is absolutely essential, because even Dalits can fall into this particular trap that, oh yeah, we can't talk against class struggle, because class struggle is important, because it's going to have a revolution. We cannot talk against national movement, because nationalism is the important question. Now, is it the question? That is more important to ask. That if nationalism is an important question, then can we actually treat all questions that came within the national movement on similar plane? The answer is no. You have to look at different stakeholders within the national movement, and it is only then we will address the problem of delegitimizing anti-caste politics. So I have spoken about the class as a category that is used by the left movement to delegitimize anti-caste politics. You have nation as a category to call the movement anti-national and to delegitimize them. Then you have nativist movement in Bombay, which calls Dalit Panthers as dividing the Marathi unity. So again, you delegitimize them. Then you have this big discourse. Then we come towards the whole Hindutva movement, where Hindu-Muslim binary is more important, and I think Meena has already spoken about that. The media is mainly interested in the Hindu-Muslim binary. Okay? And this particular binary is absolutely problematic when it comes to Dalit question. That the right wing wants to only talk about Hindu as a category, and they are extremely happy as long as the discourse takes place within the Hindu and Muslim binary. So that is one of the ways in which progressive media as well as conservative media together actually begin to delegitimize anti-caste politics and the questions that are consistently very important for Dalit as a community. Now, let me return to the present moment, which is the right-wing politics. So, the biggest claim for, the biggest accusation rather against anti-caste movement is that it has taken a right-wing shift. Okay? Now, when they say that it has taken a right-wing shift, they talk of two things. One is the election results, and second thing is the anti-Muslim riots. Okay? Now, before we talk about how Dalit movement, the present day Dalit movement is delegitimized on this using these two events, first we need to understand what exactly is right wing, because we need to question the concept of right wing itself. That what does right wing actually constitutes? Because without taking into account that the definition, we cannot really counter this particular kind of narrative that is being propagated. So as we all know, the right wing across the world is one of the features is that of religious conservatism. Okay, this is nothing new to India, but it's across the world you have this particular kind of elements that are very much the proponent of right wing politics. They sometimes put that in majority minority. In India, that word majority doesn't make sense. It's more of a deceptive majority, because it's not a majority which actually is being heard or is a problem. The second way in which right wing is understood is the withdrawal of the state from the economic arena. This is globally again. Okay. Now the third thing that we do not talk about, I mean rather not we, but the mainstream media and the academics do not talk about, is the supporters of this Brahmanical social order or the caste system. That should be treated also as right-wing politics. And the fourth one is about those people who are against the caste-based reservations. Now caste-based reservations, caste-based census, all of these are people who actually are, one can claim to be belonging to the right wing. So we need to broaden the definition of right wing in order to take into account all these different tendencies. It's only when you broaden this definition of who is right wing, it is only then all the progressive, secular, all kinds of media can be, and the academics as well, can be targeted. So that's the first definitional part. Now, as I said, as far as Dalits are concerned, and this particular movement is concerned, why is there need to call Dalits that they have taken the rightward shift?
One of the reasons is that Dalit movement has become extremely assertive from 1970s and 80s. The second part is what you guys are sitting here. Post the second bundle, the democratization of the university campuses. Okay? You have more Dalits, Adivasis, OBCs, women coming to the campus, and that has completely changed the nature of campus. Definitely since when we were students from 2002 to 6. That is a massive change post 2006 that has witnessed. And because of this transformation, you have organizations like BAPSA that can emerge and take a very different opinion and shape the discourse of the campuses. Okay? And you begin to question not just the narrative, but also you begin to question the academics, that what you're teaching us is not necessarily correct. What about the caste discrimination that happens within the progressive circles? Now that is absolutely a problematic situation for all those who consider themselves as progressive or left. Of course, there is this larger discourse about there should be unity and there should be dialogue. I am not against that particular position. One can definitely be in dialogue. But from an anti-caste perspective, there is also need to be critical of these very movements. And it is because of this vibrant energy that is there among Dalits, there was absolutely necessity to morally, arrest the Dalit voices, to calm down the voices by saying that, look, you have also become right-wing. Now, the moment somebody says that Dalits have become right-wing, all of us who are sitting here who claim to be Ambedkarite, anti-caste, progressive, radical, will have no answer. You cannot defend right-wing, and nobody should defend right-wing. That yes, Dalits have taken right-wing shift. But this became a tool to silence Dalit voices. But what is the real situation? Now this is where I'll talk first about the riots. Now let's take the Gujarat Riot, which was a very important event where Dalits were targeted by saying that Dalits have participated in the riots. Now, factually speaking, again we have to go to the division that I spoke about. One is within Dalit, the anti-caste movement, and the other one which can go in all kinds of direction, including the right. Okay, so that's we have to keep in mind. So who is participating in the riots? Okay, we don't know. It is probably the ones who have been historically influenced by the right-wing politics, and they are not new. Do we have enough evidence that Ambedkarites have gone and participated in the violence? Nobody is questioning the evidence, and this is where all the scholarship that is sitting in all great universities like JNU and all kinds of central universities, they claim that Dalits have become right-wing. But what is the evidence for it? Let me present some evidence. And this is my colleague from Oxford who did a spatial analysis of the 2002 riots using newspaper reports. Okay? And just 2 points I'm going to make from that particular study. This is my colleague Rahil Dhatiwala and Michael Biggs, our supervisor. They wrote together this paper on the Gujarat riots. It was a spatial analysis to look at neighborhoods, जो भी areas थे where the violence happened, and which are the areas where less violence happened. So their findings suggest that all those places which had higher Dalit or tribal population, which is more than 40-45% of population, the incidences of killings were much lower. And wherever the proportion of Dalits was like 5% or like 3%, 4%, or both Dalits and as well as tribal, which essentially means the upper caste were in majority, those were the places where the killings were higher. Now, the third part here is that there is this one very celebrated neighborhood called Ram Rahim Nagar, which was the symbol of peace in the height of Gujarat violence, particularly in the Ahmedabad city. Now, if we look at the social composition of that neighborhood, 60% population of that neighborhood is that of Muslims. And among non-Muslim, the predominant population is that of Dalits. But the media as well as the academics term that as a Hindu-Muslim neighborhood. And that's why you need to counter that particular kind of propaganda. I think the media is doing their excellent job. But as academics, we need to question the empirical evidence. That when somebody is claiming that the Dalits have taken a rightward shift, what they're essentially doing is they're taking the examples
of maybe what we call as Hinduized or Brahminized Dalits, and they are shutting down the voices of anti-caste Dalits. And this is something that needs to be questioned, both empirically, media will do their job, but as researchers, as scholars, these are the questions you need to ask to those who present this, because I have been to several of these Dalit conferences, and they will always say, ha, but Dalit to right wing ho gaya hai. So who are these people who have become right wing? Have they become right wing now, or have they been historically? If I take an example of Maharashtra, the Chamans in Maharashtra have been predominantly with Shiv Sena, pretty much post-independence. Now what do we do with such kind of divisions? Okay, and that historical trajectory needs to be taken into account. That this whole claim for Dalit becoming right wing is actually baseless. Now, I mean, Dalit politics, if we term Dalit politics as anti-caste politics, as Ambedkarite politics, okay? Now, the second part here is about elections. Now, again, you all are familiar with the numbers, and I'm not going to go into each and every detail. But then, the first thing that we need to ask is, who is voting for whom? We already know from the recent UP elections, the Jatavs who are pretty much at the forefront of the Ambedkarite movement in UP, a large majority, 80% of them have voted for non-BJP parties. So 20% have voted. So that's fine. What do you expect? Like if Dalits are some kind of machines, they will only vote in certain kind of direction, or they are part of some herd that they cannot do somewhere. Maybe they're going for personal aspirations, or they may have some other reasons. But you have to also take into account that 80% of the upper caste actually have voted for the right. But nobody is saying that upper caste has taken a rightward shift. That is one way of challenging this claim. The second part that we need to ask is the candidates flip political parties like anything. Yesterday they were in Samajwadi Party, just because there is a Modi wave they go to BJP, then they go to BSP. Now have the candidates become suddenly socialist to right wing, or right wing to suddenly socialist? That is very important consideration, because the voters are always voting on local considerations. That the person might switch different political parties, but they have loyalty to that person because that person has been kind, they have been working with them. And also there are all kinds of cases where there are different kinds of combinations that actually are at play why people vote for somebody. There is a district in Maharashtra, Beed, where we have the Munde, who was an important OBC leader. And in his constituency, he has been BJP person, obviously throughout, also if we leave his past, but he was very much active for the BJP. And in that constituency, the Muslims voted for him in very large numbers. It is because the politics of the state is very much Maratha versus non-Maratha politics. And therefore, the consolidation is different. Likewise, the recent decision of the Maharashtra Navnirman Sena Raj Thackeray to say that we will also do this Hanuman Chalisa in front of Masjid. One of his head of the Pune city decided to go against that decision. And the reason he cited is that our voters are Muslims and I don't want to hurt their sentiments. I am not going to go against. Okay? So I think as far as right-wing politics is concerned, Dalit taking rightward shift, one has to challenge empirically. Everyday notion is very important, which is the role of media. That the media also needs to counter this propaganda every day, because this is what people see every day. As I said, the academic papers are not read every day by anyone, and there is a short memory unless we talk to audience. And our audience is also an academic audience. We have to admit to that part. Okay, and therefore it is important that both media as well as academic scholarship, work together in this particular way, so that all our research knowledge is also shared by them, and you also learn from the media what kind of issues they are covering. And it is only through this that this whole accusation against anti-caste movement, that it has taken a rightward shift, needs to be taken into account. So to wrap up now, what I tried to do here is to show a historical trajectory and the different ways in which anti-caste movement, Dalit politics particularly, has been delegitimized. They may operate at similarly all the time,
but some categories become more important in different historical junctures. In the early 20th century, class was an important category for the working class movement, and so whoever was not part of the movement or who questioned that movement, that how can caste discrimination take place within the workers, they were considered as, they were delegitimized. That you cannot question this because this is going to hurt the working class unity. Similarly, when nationalism becomes important, all those who are questioning what is the idea of nation, they become anti-national, and then you delegitimize all the Dalits. Then you have Shiv Sena movement, you have different kind of linguistic assertions, and now you have the right-wing assertion. And this particular trajectory needs to be really analyzed by looking at how anti-caste politics has to be consistently at not just responding to one kind of. So the anti-caste politics and Dalit politics is not only working against the RSS and BJP, it also has to take into account the liberal and the left and other kind of discourse. So in some way this whole division is actually meaningless in terms of right-wing and left-wing for Dalits. On that note, I'll stop here. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Maskar, for sharing with us the methods of delegitimization of Dalit media and Dalit issues, and letting us know of the historical trajectory of such ways and methods by the progressive and priestly Brahmins. You have also talked about the binaries. So there are many kinds of binaries that are constructed actually to sideline the issues of the marginalized and to make issues out of non-issues actually. So these binaries, as you have rightly said, are four kinds of binaries, which are the class binaries, which is the communist propaganda. Then we have the religion boundary, which is the liberal propaganda, the Hindu-Muslim. And then there is a nationalist and the anti-nationalist binary, which is the right-wing kind of propaganda. And then there is the new shift, which is to say Dalit the movement have become right-wing just because we have become more assertive. And our role in riots and in elections is heightened in their narratives to show that we are the ones who are instigating and responsible for the riots and for the coming of the right wing, but that is not the case according to the data. You also showed us a way to build a solidarity between the academia and the media, which should be there because media has certain limitation and academics also has certain limitations, so we can come together to form a solidarity to educate our people about the information and the misinformation and the binaries and our issues and how we should deal and talk more about our issues rather than the issues out there which are just constructed to fill in the screens and the speakers and so on and so forth. We have known about that. Thank you so much, sir. You have kind of summed up this session in the capacity of a scholar. Now we will open this session for questions. So I request the audience to ask questions one by one so they can be addressed properly, and please be concise in your questions. Thank you so much. Am I audible? Yes. मैं सतनाम सिंह हूँ और CHS से चमार रेजिमेंट के इतिहास पर PhD कर रहा हूँ और सुमित जी और मीना जी से मेरा प्रश्न है, आप लोगों ने जो मोनोस्ट्रीम मीडिया का जो न्यूज रूम्स के बारे में जो बताया, जो खौफनाक तस्वीरें बताई, तो प्रश्न ये है कि हमारा जो बहुजन मीडिया है, मेरे ख्याल से 100 साल से ऊपर का सफर हम लोगों ने तय किया है। स्वामी अच्युतानंद से लेके जो होता है और आज तक हम 100 साल से आगे निकल आए हैं। और प्रश्न ये है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं देश के अंदर, अभी तक हम अपने मीडिया हाउस खड़े क्यों नहीं कर पाए। कोई 10-12 साल पुरानी बात है
अमेरिका से एक रिसर्चर आए थे, मीडिया के ऊपर, दलित मीडिया के ऊपर काम कर रहे थे। और उस जमाने में मेरी एक किताब छपी थी, बहुजन समाज पार्टी बनाम भारतीय मीडिया, तो उस वजह से वो मेरे से भी मिले थे। तो बहुत सारे सवाल उन्होंने किए, तो एक प्रश्न उनका ये भी था कि आप लोगों का अपने मीडिया हाउस खड़े क्यों नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है, इस वजह से हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो वो हंसने लगे थे और उन्होंने कहा कि ये काम पैसे से नहीं होते, ये काम जुनून से होते। और उन्होंने कहा था कि जब आप लोगों के इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होती रही हैं, जब आप लोगों के बीच इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग पैदा हो गए, तो मीडिया हाउस क्यों नहीं खड़े हो पाए। इस विषय पे थोड़ा बताएं कि आखिर क्या कमी है कि हम लोग अपने मीडिया हाउस नहीं खड़े कर पाए। देखिए, इसका जवाब तो पहले आपने दे दिया था, पैसा है। और ऐसा नहीं है पैसा वजह नहीं है, पैसा बहुत बड़ी वजह है। हम लोगों को छोटे छोटे संसाधनों के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है, जैसे कहीं जैसे जाना भी हो या कुछ माइक जैसी चीजें, छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी हमें पैसों पे जुगाड़ लगाना पड़ता है कि हम लोग खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। संसाधन बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और बड़े बड़े जो है पैसे वाले भी हैं दलित आदिवासी। उसमें दिक्कत ये है कि वो उस पोजीशन पे तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आज भी उनकी नजर में मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही बना हुआ है, हम जैसे मीडिया नहीं। हम जैसे मीडिया जब कवर करते हैं तो उनको लगता है कि ये खबर जो है सीमित रह जाएगी, ये खबर आगे तक नहीं पहुंचेगी। ये भी कई सारी ऐसी वजह होती हैं। तो जो खाए अखाए लोग, मैं कहूँगी जो खाए अखाए लोग हैं वो कई बार आने भी नहीं देते हैं आगे। और जो हमारे समाज के निकले हुए लोग होते हैं, ऐसा नहीं है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे लगता है मैं और सुमित अभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से, सपोर्ट की वजह से पहुँचे हैं। और टीवी, अगर आप टीवी में उसको देख रहे हैं तो टीवी के लिए बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, अरबों रुपए चाहिए। उसके लिए अभी बहुत जो है मेहनत करनी होगी और उसके लिए बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए होगा, जो अभी तक उस तरह से नहीं मिलता है। और हम लोगों का जो मीडिया प्लेटफॉर्म है अभी सोशल मीडिया पर ही सीमित है। तो मुझे नहीं लगता मूक नायक को भी अभी पूरे देश भर में पहचान मिली है या शुद्रा को भी मिली है। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो लोग तो जानते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते हैं। तो हमारा सबसे पहले, मुझे लगता है हमारा टारगेट यही है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो घर में बैठी जो महिलाएं हैं, जो टीवी तो देख रही हैं लेकिन अभी वो सोशल मीडिया नहीं चला रही है, तो हम लोग उन तक भी पहुंचे। जब उन तक हमारे एक एक लोगों तक हमारी जो खबर पहुंचेगी या हम लोग पहुंचेंगे तब थोड़ा सा इसका फायदा होगा और उन लोगों को आगे आना, मुझे लगता है फिर आना ही चाहिए ऐसे लोगों को। और सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है उस तरह से। थैंक यू। Am I audible? Am I audible? So, सतनाम जी, सबसे पहले तो ये सवाल के लिए शुक्रिया और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बधाई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मीना ने भी कहा और आपने अपने सवाल में भी चीजें उठाई। इसके मैं कई कारण देखता हूँ, कोई एक सिंगल इसका कोई रीजन नहीं है कि हमारा अपना मीडिया क्यों नहीं हो पाया। पहली चीज तो ये कि मीडिया एक उद्योग हो सकता है, ये एक इंडस्ट्री हो सकती है, ये एक बिजनेस हो सकता है जिसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये हमारे लोगों को बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया कि इसमें भी पैसा है, इसका उद्योग की तरह आप इसको एक इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत लेट समझ आया हमारे लोगों को। दूसरा रीजन ये कि अगर समझ आ भी गया तो क्या आप उस पोजीशन पे हैं कि वो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप टीवी चैनल की बात करेंगे तो आपको अगर सैटेलाइट राइट्स लेने हैं, आपको लाइसेंस लेने हैं आईएनबी मिनिस्ट्री से, तो आपको कम से कम 25 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए आपकी। ओके, अब ये आवाज आ रही है आपको जी? ओके। सो अगर आपको समझ आ भी गया कि अपना मीडिया हमको बनाना है, हमको अपना चैनल बनाना है, तो आप गाइडलाइंस देखेंगे तो आपको आईएनबी से अगर सैटेलाइट राइट्स लेने हैं तो भी आपको 25 करोड़ की कंपनी होना रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आपके पास 25 करोड़ की कंपनी आपकी हो,
उसके अलावा अगर आपको चैनल स्थापित करना है, सैटेलाइट टीवी, तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, एक बड़ी टीम चाहिए, उन लोगों को इक्विप करने के लिए आपके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, और फिर मेंटेनेंस के लिए और उसकी सैलरी और तमाम खर्चों के लिए आपके पास बड़ा फंड होना चाहिए। तो एक अनुमान है कि मोटा मोटा एक चैनल अगर आपको खड़ा करना है, भारत में सैटेलाइट टीवी चैनल खड़ा करना है, तो करीब करीब 100 करोड़ रुपए की पूंजी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप एक ठीक ठाक चैनल को आप स्थापित कर सकते हैं, और कम से कम 100 करोड़ रुपए आपको उसको चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए चाहिए, ताकि 1-2 साल अगर आप नुकसान उठाते हैं, आप लोग उसमें भी रहते हैं, सो दैट यू कैन सस्टेन। तो एक करीब 200 करोड़ रुपए की पूंजी आपको चाहिए टीवी चैनल बनाने के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या भारत में ऐसे दलित हैं जिनके पास 200 करोड़ हैं? अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ दें तो जो उद्योग वाले लोग हैं, या जो कारोबार अभी हम लोग डिक्की और तमाम चीजों के साथ जानते हैं कि कुछ उद्योगपति दलित, आदिवासी, बहुजन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट क्या वो उस पोजीशन पे हैं? 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की पोजीशन पे हैं? मुझे लगता है कि बहुत कम है, ऐसा नहीं है। तो उसमें पैसा बहुत लगता है, इस पे खासकर टीवी इंडस्ट्री को उद्योग की तरह स्थापित करने की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। हमारे जो लोग रहे उन्होंने अपने लेवल पे काम किया है, जैसे मैंने अपने बात बताई थी कि हमारे तमाम जो पुरखे रहे हैं वो लोग काम करते रहे हैं। बाबा साहेब पेरियार, मान्यवर कांशीराम साहेब डिप्रेस क्लासेस बहुजन संगठन नाम से अखबार निकालते हुए, तो सब लोगों ने अपने लेवल पे मेहनत करी है। अगर आप मीडिया को सिर्फ टीवी के नजरिए से देख रहे हैं या रेडियो के नजरिए से देख रहे हैं, तो हाँ, उसकी तरफ उस तरह से काम नहीं हुआ, जिसके कई कारण हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, जो दलित बहुजन पॉलिटिक्स करती रही है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने मीडिया को बहुत ग्रांटेड लिया है। जब वो पोजीशन पे रहे तो उनको लगा कि अब तो हम पोजीशन पे हैं, और अब क्योंकि मीडिया हमेशा से ही इसी तरह काम करता रहा है, पेड जर्नलिज्म हमेशा होता रहा है, और उन लोगों की खबरें बनती भी रही हैं। हालांकि नजरिया क्या है खबरों का, किस तरह से वो प्रचारित करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन शायद उनको लगा कि अब हमारे कंट्रोल में चीजें हैं और हम जिससे चाहे खबरें लगवा सकते हैं, जिससे हटवा सकते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसी बात नहीं होती या जो दूसरे कारण रहे होंगे, तो मान्यवर साहब ने नोएडा में जमीन खरीदी थी मीडिया को स्थापित करने के लिए, वो भी बेच दी गई, और उन्होंने जो 2 अखबार निकाले थे उनको भी बंद कर दिया गया। तो पॉलिटिकल लीडरशिप आप देखेंगे, चाहे वो बहन जी हो या लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, इन लोगों ने मीडिया को स्थापित करने पे बहुत सारा काम नहीं किया कि जब ये पोजीशंस पे थे तो शायद ही एक अच्छा टीवी चैनल एटलीस्ट अपने राज्य के स्तर का चैनल वो बना सकते थे। अगर आप साउथ में देखेंगे तो साउथ की पार्टियों ने काम किया है, उनके अपने छोटे रीजनल चैनल्स भी हैं, उनके पास अपने अखबार भी हैं, माउथ पीसेस हैं, दे आर डूइंग इट, उनके पास वो चीजें हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों ने मेहनत नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मुझे एक बात यहाँ पर और याद आती है। गांधी रनाडे एंजिना पे जब वो स्पीच दे रहे थे, उस पर उन्होंने ये बात कही थी कि ठीक है, वंचितों का अपना कोई मीडिया नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये एक प्रवृत्ति है कि हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करते, हम उसको प्रचार प्रसार पे ध्यान ही नहीं देते। वो हमारी प्रवृत्ति, इस वजह से भी हमारा मीडिया बहुत फ्लोरिश नहीं हो सका, क्योंकि जो अभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, क्या उसके काम को मीडिया जगत में या आप लोगों की नजर में, या खासकर दलित बहुजन आदिवासी की नजर में हमारी कोई वैल्यू है क्या? क्या हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका रिकग्निशन है क्या? खासकर समाज में कि हमारे को, जैसे मैंने कहा कि मान लिया गया है कि दलित पैदा हुए तो इनके अलावा तो ये कुछ कर ही नहीं सकते ना, दे विल जस्ट टॉक अबाउट दलित थिंग्स। तो हमको क्या एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमारा समाज ही एक्सेप्ट करता है? ये भी एक सवाल है कि वो प्रचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बोला था ना कि उनका एक आदमी किताब लिखेगा, दूसरा समीक्षा लिखेगा, तीसरा उसको पैनल में बिठाएगा और हीरो बना देगा। हमारे साथ वो चीजें नहीं होती, हमारा समाज भी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। पॉलिटिकल लीडरशिप, हम लोग कैसे मीडिया अपने संस्थान को बड़ा करते हैं? जब हम अच्छी कवरेज करते हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यू करते हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज या रिपोर्ट्स हम लोग पब्लिश करेंगे, उसमें फंड्स और तमाम रीजंस हैं जैसे मीना ने बताया, बट स्टिल हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमको कंसीडर ही नहीं करते कि हम एग्जिस्ट करते हैं, वो हमको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारी कोई औकात है। मैंने चरणजीत सिंह चन्नी साहब जब मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनसे मेरी बात हुई, मेरा उनके साथ इंटरव्यू फिक्स हुआ। मैं बाकायदा अमृतसर गया, इंटरव्यू तय था हमारा जाना था, लेकिन इंटरव्यू कैंसिल हो गया। कुछ रीजन मुझे दिए गए कि वो अवेलेबल नहीं है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और बाद में जिनसे जो मीडिएटर थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगर मैं दलित मीडिया को इंटरव्यू देता हूँ तो मुझे दलितों का नेता कहा जाएगा, बट मैं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करना चाहता हूँ, सबका नेता बनना चाहता हूँ।
सतीश मिश्रा बसपा के महासचिव हैं, उनसे मेरा इंटरव्यू फिक्स था, दिल्ली में हमने वेन्यू बुक किया हुआ था, तो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। इंटरव्यू तय था, वो नहीं बात उन्होंने हमारी की। मैंने उन लोगों को बोला कि आपको बहुजन मीडिया को कंसीडर करना चाहिए, एटलीस्ट वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी वैचारिकी पे काम कर रही हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, वो लोगों को, यूट्यूबर्स को पैसे भी दे रही है, फंड्स भी दे रही है और एजेंडा भी चलवा रही है, वो सारे काम कर रहे हैं, और आप हमें एक बाइट भी नहीं दे सकते, आप हमें एक बयान भी नहीं दे सकते कि हम उसका यूज कर लें अपनी ब्रांडिंग के लिए कि हम एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। आपको आज तक का माइक चाहिए, बीबी का माइक चाहिए, द शूद्र द मूक नायक का माइक नहीं चाहिए। तो वहां से भी वो एट्रीब्यूशन नहीं है, वो हमको रेक्टिफाई करते ही नहीं है कि दीज गाय एग्जिस्ट। उसके बाद फिर बसपा वालों ने हालांकि 10-20 यूट्यूबर को दिल्ली में एक सम्मेलन किया था, उन लोगों से मिले और कहा कि आप मिशन में लग जाइए, लेकिन कोई मदद उन लोगों की भी उन्होंने नहीं की। तो वहां तमाम रीजंस हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा अपना मीडिया इसी कई कारण और भी हो सकते हैं जो शायद मैं ना बता पाऊं, इस वजह से हम नहीं बना पाए हैं। छोटी छोटी कोशिशें हैं, आने वाले दिनों में शायद बन जाए। मैं उम्मीद पे हूँ कि मैं एक दिन जरूर, अगर मैं जिंदा रहा, मैं उम्मीद करता हूँ मैं बहुत साल जीऊंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी बहुत अच्छी लगती है और मैं अपनी जिंदगी में बहुजन मीडिया स्थापित जरूर करूंगा, ये मेरा निश्चय है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल डॉक्टर सुमित मास्टर से है। थैंक यू, आपने बहुत इंसाइटफुल एनालिसिस दिया जो आपने बताया, गुजरात राइट से जोड़ा डेटा, कैसे दलित को डिलेजिटिमाइज। पूना में शायद हर्ष मंदर उस आदमी को ढूंढते हुए पहुंचे थे, अशोक मोची को, जिसका फोटो फेमस हुआ था। तो वो ऐसे लिबरल्स भी जो कि एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने बोला देयर इज अ एकेडमिक डिबेट, कुछ लोगों का एकेडमिक्स को पता है इन सब चीजों के बारे में, बट दे आर आल्सो डूइंग सेम थिंग व्हिच नॉन एकेडमिशियंस आर डूइंग। मीडिया वाला ब्लेम गेम कि नहीं दलित आर रिस्पांसिबल फॉर राइट विंग शिफ्ट, ये सिर्फ एकेडमिशियंस, नॉन एकेडमिशियंस नहीं, एकेडमिशियंस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हमें डिस्टिंग्विशिंग हम कर ही नहीं सकते कि कौन नॉन एकेडमिशियन है या एकेडमिशियन है, क्योंकि ये ब्लेम गेम सब तरीके से, सब तरफ से चल रहा है उनको डीलेजिटिमाइज करने के लिए कि नहीं आप एंटी कास्ट हो, बट आपके ही भाई बंधु देखिए किस चीज में लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते कि क्या नॉन एकेडमिक है या एकेडमिक है। मीडिया और पब्लिक स्फीयर में कोई भी चीज जाती है, एवरीबॉडी इज कमेंटिंग एंड दे आर डूइंग सेम थिंग। इवन आफ्टर यूपी इलेक्शंस वो डेटा आए हैं 2022 में कि कितने लोगों ने नॉन बीजेपी पार्टीज को वोट किया या बीजेपी को किसने वोट किया, उसमें भी क्लियर है 90% अपर कास्ट एंड all people are voting. Who is responsible? I think हमें क्वेश्चन ही रिफ्रेम अलग तरीके से करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इस शिफ्ट के लिए। क्या ये राइट विंग को हराना हमारी जिम्मेदारी थी? हम क्या उस पोजीशन में भी थे? तो ये मुझे लगता है शायद। Thanks for the question. Hello. Actually, I'm not making a distinction कि academics का अलग है and media अलग है. What I'm saying that they are also doing the same job. कि media भी एक propagate कर रहा है कि somehow Dalits have moved towards right wing and they are emphasizing small fact and making it larger. Academics are doing it without any empirical evidence. So they are both doing the same thing. They will pick up a random example. So this is not to suggest that Dalits are not participating in riots. They are participating, but are we looking them through the anti-caste movement lens? Are these people who are otherwise in the anti-caste movement, Ambedkarite politics, and then they are going and participating in the anti-Muslim violence? Or these are the people who are otherwise also part of the conservative BJP or other kind of Shiv Sena or other kind of right-wing politics, and then they are participating. Okay, and as you rightly said, that the Dalits are not like the most powerful entity, because there was a presentation I remember in Berlin. There was a scholar, I forgot her name, and her title was "The Foot Soldiers of Hinduism." So even if we, for a moment, consider Dalits as foot soldiers, then what she is essentially saying is that Dalits have become so powerful that they on their own can decide that tomorrow we have to do violence and we will go and do the Dalits have no capacity. We have just heard from these two speakers
that we are struggling to establish a news channel. Okay, so income-wise we don't have resources. Socially we don't have control over the police institutions, because the institution of police machinery is absolutely essential in the violence. So all those perpetrators of violence have explicit support of the state machinery, without which they just cannot conduct violence. Okay, so therefore, what I was trying to do the division is that the responsibility of academics is slightly different from the journalists. They are working on everyday basis, and their engagement is extremely important, because this is what you need, a constant flow of information. Academics should also question the academic papers that are presented in seminars and conferences, because they are also the ones who also shape public opinion in a big way. If a very senior scholar, sociologist or a historian or a political scientist makes such a claim, and there are people from this JNU who are making such claim, then nobody is questioning them. That can you take the example of Ramdas Atole, who on his own cannot win an election, to say that just because he is supporting BJP, has Dalit movement taken rightward shift? Ram Vilas Paswan has been with each and every political party that has been in power. Fine, that's the way he wants to go ahead. What is the problem? Why do we have to put this moral burden on Dalits that, oh, now your two leaders have gone, so it is your problem? So my only concern here is that both media as well as academics needs to be investigated, but different. They are both doing the similar job. In fact, they are very much in collaboration when it comes to this. And I think what I was also hoping that maybe we should collaborate with these two people here. तो 1942 कनाडा में माइक चेंज कर लीजिए, अगर दूर से ही बोलिए ठीक रहेगा। बाबा साहब 1942 में कनाडा में गए थे और उन्होंने कहा कि वहाँ पे सवाल ऐसे है कि भाई गांधी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफी फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आपका जो नजरिया है, जो फ्रीडम और स्ट्रगल का नजरिया आपका है, ये जो द हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस उस समय के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे, ये उनके द्वारा क्रिएट किया गया नजरिया है, जो आपके दिमाग में भर दिया जा रहा है कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल का फादर है वो गांधी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप डीप रूटेड होकर इंडिया के बारे में सोचेंगे तो वहाँ की जो कास्टिज्म है, तो स्लेवरी है, तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो समझ में आएगा कि उसका स्ट्रक्चरल लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। ये बात 1942 में उन्होंने कहा था, मीडिया को लेकर के उन्होंने जो है। सुमित भाई की बात में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जो है कि बुद्धा ने कहा था कि जगत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंद। और बुद्धा ने ये भी कहा था कि जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं उतनी अगर चार है तो चारों दिशाओं में जाए, एक साथ बिल्कुल भी ना जाए। सर जो बात कर रहे थे कि एकेडमिशियन और जो है मीडिया कर्मी दोनों के बीच में जो उन्होंने बात की, हम ये कह रहे हैं कि बुद्धा जहाँ एक किंग को, एक रूलर को अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, वहीं पर एक जो है डाउन टू अर्थ पर्सन को भी अपनी बात कन्वे कर रहे हैं। क्या हमारे एकेडमिशियन ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो मैं उनको बुद्ध से बड़ा स्कॉलर मानूंगा। ऐसा करने की जरूरत है। दूसरी बात जो है कि गुरु नानक जी पैदल जो है वहां तक, क्या नाम है, ये अरेबियन कंट्रीज तक गए थे। गुरु रविदास जी पैदल पूरा नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया गए थे, कबीरदास जी गए थे। हम एकेडमिक का मतलब ये समझ लीजिए कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या तो हम कॉलेज में पढ़ेंगे। हम अपना जो दायरा है ना वो बहुत महदूद सीमित कर लिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटेन से और कोलंबिया से पढ़ के आते हैं, वो जाकर के मूवमेंट करते हैं डाउन टू अर्थ पे जाकर के। जो है हमने मान लिया कि हम मैगजीन्स में हमारा आर्टिकल आएगा, बुक आएगा, या हम बच्चों को समझाएंगे इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है
मीडिया वो हर बात नहीं कह सकती जो प्रोफेसर कह सकता है, प्रोफेसर वो बात नहीं कह सकती जो मीडिया कह सकती है। तो दोनों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन है, जो काम एक ही है, रास्ते थोड़े से अलग अलग हैं जो है। और इसमें बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, सुमित सर ने एक बात छोड़ दी थी, मैं उसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि जो प्रकाशन है, प्रकाशन का जो आंदोलन है पूरे इंडिया के अंदर जो है बहुत बड़ा आंदोलन है। रट्टामलई श्रीनिवासन बाबा साहब के साथ जो है 1930-1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और उन्होंने 1893 में जो है बयान नाम से एक वो मैगजीन निकालते थे जो है, और ये रिलेटिव थे पंडित अयोध्या दास के जो है, उनके साथ जो है रिलेशन जो है। तो हम बहुजन जो मीडिया है वो बाबा साहेब से ही शुरू कर रहे हैं, जबकि हम साउदर्न पार्ट में जो है वहाँ पे जो लोग मैगजीन निकाले वो तमिल लैंग्वेज में। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुजन जो मीडिया की जो हिस्ट्री है कितनी पुरानी है। मुझे लगता है कि जो रीजनल लेवल पे मैगजीन्स और इस तरह से निकलती रही हैं उसको रिसर्च करके उसके हिस्ट्री को लाने की जरूरत है, ताकि ये पता चले कि हमारी लेगेसी कितनी पुरानी है इस फील्ड में। इस तरह जी कह रहे थे, ये क्या नाम है, छोटानंद हरियर का आंदोलन था, संतराम जी बाबा साहब को वहाँ पे बुलाए थे, उस समय कितना बड़ा वो न्यूज बना था जो 1935 कई बार 36 में पब्लिश हुई थी एनीवेशन ऑफ कास्ट जो है। तो मुझे और ये क्या नाम है, आज दलित पे ज्यादा कंसंट्रेट होकर के हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम वही देखते हैं कि बहुत बहुजन साहित्य प्रकाशन जो लखनऊ में आया था, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये कलवार कम्युनिटी से थे जो है चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी, उन्होंने लॉन्च किया था। मुझे लगता है अगर वो जिस सेमिनार में होते तो उनको बड़ा दुख होता, उठ के चले गए होते। तो जो SC ST OBC की तमाम जातियां, तमाम कम्युनिटी के लोग आकर के बहुजन मीडिया में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। ऐसा ना कि थोड़ा सा छूट जाए जो है। मानता हूँ दलित टर्म बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब ये पार्टिकुलर अनटचेबल कम्युनिटी यानी ये शेड्यूल कास्ट जोड़ दिया गया, थोड़ा तो इसका साउंड थोड़ा शेड्यूल कास्ट वाला देने लगा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। थैंक यू। Thank you, Sumit Chauhan and Meena Kotwal for taking the task, the Herculean task of the media of assertion through your fearless journalism. I was wondering, with this kind of shift of Sumit Chauhan when he started with the Sutra, and later on he changed it to the name of the Mule Peak. So I was wondering, what kind of politics and the kind of compulsion you are struggling through to even change the name itself. And to Dr. Sumit Maskar, sir, I was very much listening to your presentation and the kind of middle workers movement at that point of time when Baba Sahab had many disagreements and also he supported the middle workers' rights. But when it comes to the present day scenario, especially the historic farmers' movement, don't you think so that the trajectory is continuing somehow very much similar? That the kind of Dalit labor rights is not being considered as a farmers' right, so they are not being included. So do you see a continuity, or do you see a kind of shift into the movements of workers from the urban to a kind of agrarian setup? Thank you. मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay. Thank you for the question. When I started this YouTube channel, The Shudra, I was working with India News, that's a Hindi news channel, and it was never in my mind that one day I'll quit the job and I'll do something my own thing. It was just because of the frustration of my, okay. Should I use this? This is working. Right, okay. It was just to burst my frustration because I was able to do something in my own media
related to SC, OBC or the issues which we are going through. So I wasn't doing something in my channel, it was not permitted, obviously. So I started my own YouTube channel so that I can create some content, and the shoot I just need to assert that okay, you have imposed some identity, and we are just asserting that okay, this identity has to be there, and as you know that there are numbers of people who are against the Shudra word, who are against the Dalit word. They are saying that you shouldn't use the identity which was imposed by so many oppressors. So there are different school of thought, but in my opinion it was assertion. I was just asserting in a way I wanted to give a fight the saffronization of Shudra people, the Hinduization of these Shudra people. I just wanted to realize them that where do you stand in Chaturvarna. So I just picked up randomly the word the Shudra. Okay, I'll use this word. I was not open to my channel. The channel belonged to me. It wasn't in public. I wasn't coming with my face. I was just covering the stories related to the our mission thing, our movement. So in a way to hide my identity, I use the word the Shudra in a certain way. But when I quit my job with so many reasons, I decided to go with I'll spend my time in my own community journalism. Will do something for the Ambedkar journalism. Then I decided to change my name because we have to expand in a way to survive, so that we can have more and more content. Because as we belong to Dalit community, we are not we do not only cover the Dalit issues, but every issue, which is the main things, the discourse, whatever happening in film industry, whatever happening in international politics, whatever happening in economics, any area of the journalism which we have to cover. So in that opinion, we decided to rename ourselves. The Newsweek is the name. We wanted to have more and more video related to issue, as well as the different news items. And for audio video format, we decided to have the Newsweek branding only, and we have some plans in future to expand ourselves, to have more people in our team, to make more content which is acceptable to everybody, not only this but for the larger audience also. So in that term we decided. But the Shudra is also there. We have our Twitter handle which is verified with the Shudra, because once you rename your handle, the blue tick it goes away. So we are not going to lose our blue handle. And the Newsweek handle also. Our website is going with the Shudra, but the audio video format is with the Newsweek, because when our team members are going into, when they are reporting that they are doing something, there is also some kind of comfortability with the mic. When you're going with the name which denotes your caste, or it denotes your identity, somewhere you feel uncomfortable also, and sometimes it is also risky, because when you are reporting in UP, when you are reporting Hadas case, and you're doing something related to very sensitive topic, and you are exposed to your identity, you can be a victim of mob lynching, you can be a victim of arrest. So there are different issues and different pressures. So we decided to have our audio video format with the Newsweek there. But we are having both the trends. We are working with the both trends. Thank you. Yeah, I think as far as what you said is very important, because there is a continuation. So what I'm saying is that in each moment, one particular thing becomes more important. That doesn't mean that the other thing is not existing. Even now, we still have this whole thing about anti-national. It is used differently now. But during the national movement, it was used also precisely to delegitimize the movement and anti-caste. Okay. Now, as far as the question of Dalit laborers is concerned, this was also highlighted during this particular farmers movement, but the voice was not that prominent. One of the main reasons is that we don't have leaders who are working with the landless laborers. Baba Sahib's right-hand man, pretty much, Dada Sahib Gaikwad, was one of the important labor organizers. And already in the 60s, he was talking about, and he gave a very famous slogan in Marathi, which is translated as land to the tillers, what about the landless? And this was a very important slogan that became popular in the social movement, particularly in the agrarian situation. Now, the challenge is not just for Dalits, but for the entire movements who are organizing labor. They are facing the challenges. Much of this farmers movement is not about the question of labor. It is also about the dominant farming communities, the Jats.
and therefore the movement could also sustain for a year. That they are pretty much blocking the whole like several kilometers stretch of road. They are sitting there, pretty much having the food and every facility, and the state is not vacating them. You cannot even imagine Dalits or Muslims are occupying such a street. One of the important locations. This is a single border, and since I teach in general, this is my regular way to go to the university. And thankfully, because of COVID, I didn't have to go. But otherwise, that stretch would take 3 to 4 hours. So it's not one of some random jantar mantar wala corner where you can sit and do protest and the city can function. That was an important location. So to occupy that important location, one has to also understand who are the protesters. These protesters comes from the very dominant caste and also the dominant class. So they have very deep entrenched economic interests in actually challenging the farmers. And when there are these bigger movements, you cannot, only you need a powerful leader to actually articulate these claims about landlessness which is majority of the Dalit population. And I can tell you with like confidence now that even if this voice would have come forcefully, they would have said, no, you need to postpone your demand because what is important is we need to get rid of the farmers because you are dividing this farmers unity. Okay? So since we don't have that kind of voice, we did not come across that discourse. Thank you for all your presentations. It was really brilliant to hear all of you. My question is to Dr. Sumit Maskar, and my question is about the electoral politics of recent times, and we have been witnessing how the scene has completely shifted from a democracy to something else. Like all the political parties most of the political parties are visibly communal, visibly not speaking about people but speaking about communities. At the same time, the discussion of politics, the agenda of politics, the political leaders and the target groups is decided by organization like IPAC now. IPAC is going like with all the parties which it can, like to BJP, to TMC, to JDU, and single-handedly, but all those parties won. At the same time, how do we, when the political scenario has completely changed from ballot to now the machinized voting system, at the same time organizations have come up, when we see the less of democracy but more of some specialization into some specialized politics, how do we see the Bahujan politics in this scenario? I think we have to still consider this as democracy only because there is a regular elections and transfer of power taking place. There is a mistrust with EVM machines and it's a valid mistrust. Across the world, in the first world also, they began with the EVM machines and they have stopped it. Because the idea was that to facilitate the process, and if the whole the process is being questioned, that it cannot be fair, then it has to be stopped. And that's why the first world has pretty much stopped the machines and they have resumed to the ballot paper. And so the problem of EVM machine and the mistrust remains. And I think it is important that those who are on the ground there, the social movement, they challenge this particular system and you return to ballot paper. It's not a big problem. Now, but just because there is this procedural problem, we cannot call this as maybe autocracy or whatever you want to call it. The role of big capital is becoming more important, especially with media, social media. You see TikTok, very classic example, that it was one of the few mediums which actually reached to the grassroots. Which actually, first it was people who were part of this medium, and later on the film stars and others, they joined TikTok. So it's not the other way around where the most important people are there and then other people. But BJP realized that this is a very problematic medium which is going against them. People are making fun on
blog, and it was absolutely viral, and like really common people had like millions of followers. Okay? So that was one of the ways it was challenged. Now, what exactly a roadmap needs to be there to challenge, I don't have a good answer for that, honestly. But there are definitely the social media is probably the answer where you need to challenge this. And right now these voices are pretty marginal at this stage. And as long as these voices are marginal, because these voices become only critical during the moment of election. It is not becoming the agenda. And as long as it doesn't become the agenda, we will continue. But to dismiss the current form of democracy by saying that because of illegals, it's not democracy, that would be going a little much further, and I don't think we can do it. Any other questions? Thank you for being with us, the audience and the speakers. Thank you all on behalf of the Dalit School. Please come on and have refreshments. यहाँ सुनो ओके हाँ ओके चलो